Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today, in our current Science and Technology revision series for Prelims 2026, we will discuss Chapter 1, Biotechnology. आज हम बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल में नहीं बल्कि जैसे दो दोस्त चाय पे बैठकर बात करते हैं ना, वैसे इस बायोटेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चरल चेंजेस और डेली लाइफ इम्पैक्ट को समझेंगे। हाँ बिल्कुल। और सच कहूँ तो बायोटेक ना अब कोई दूर की साईफाई मूवी वाली चीज नहीं रह गई है। राइट। ये हमारी थाली के खाने से लेकर हमारे फ्यूचर के जो जेनेटिक पावर स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको कंट्रोल कर रही है। तो शुरुआत खेती से करते हैं क्योंकि वही बेस है ना। हाँ हाँ। एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडियन पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती एक्स्ट्रा बादाम खिलाते हैं। हाँ हाँ, दिमाग तेज करने के लिए। एग्जैक्टली पर बॉडी सब एब्जॉर्ब तो करती नहीं है। हम्म। वही हाल हमारे खेत और फर्टिलाइजर्स का है। हाँ हम टन्स ऑफ फर्टिलाइजर डाल देते हैं पर फसल उतना एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसी एनालॉजी को अगर लें तो नैपजीआर के साइंटिस्ट्स ने क्रिस्पर एडिटेड जपोनिका राइस का कॉन्सेप्ट निकाला है। उन्होंने OSPHO12 जीन को एडिट किया है। वेट, ये जीन स्पेसिफिकली क्या करता है? ये एसेंशियली एक फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर है। नॉर्मली क्या होता है, फसल सिर्फ 15 से 20% फॉस्फेट एब्जॉर्ब करती है, पर इस एडिटिंग के बाद नॉर्मल फर्टिलाइजर में 20% और लो फॉस्फेट में 40% यील्ड बढ़ गई। ओह वाओ, मतलब प्लांट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आर्टिफिशियली बढ़ा दी। ये तो गेम चेंजर है क्योंकि इंडिया साल का आई थिंक 4.5 मिलियन टन्स फॉस्फेट इंपोर्ट करता है। एग्जैक्टली। इंपोर्ट बिल्स पर इसका इम्पैक्ट मैसिव होगा। पर यहाँ एक डाउट आता है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो यूएस क्यों इंडिया पर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स को लेकर ट्रेड नेगोशिएशंस में इतना प्रेशर डाल रहा है? इंडिया का क्या सीन है इसमें? देखिए, इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। यूएस में पहला जीएम फूड 1994 में ही आ गया था, फ्लेवर सेवर टोमेटो। उनका सिस्टम इसके अराउंड ही ऑप्टिमाइज हो चुका है। राइट। पर इंडिया का स्टैंस थोड़ा कॉशियस है। हमारे यहाँ 2 रेगुलेटरी बॉडीज हैं। कमर्शियल यूज के लिए GEAC है और R&D के लिए RCGM है। 2002 में BT कॉटन आया जो एक ह्यूज सक्सेस था, लगभग 19.3% ग्रोथ थी उसमें। हाँ, पर उसके बाद बीटी ब्रिंजल पे तो मॉरेटोरियम लग गया था ना। हाँ वही तो। और फिर GM मस्टर्ड, जैसे DMH11 कहते हैं, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली पर कमर्शलाइज नहीं हुआ। और आयरनी देखिए, इलीगल HTBT कॉटन अभी भी मैसिवली कल्टिवेट हो रहा है। रेगुलेटरी लूप होल्स है मतलब। खैर, एग्रीकल्चर से अगर डेली लाइफ पर आएं तो जैसे हम मिडिल क्लास वालों के टिफिन बॉक्स में केला दोपहर तक काला पड़ जाता है। ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ, और इसी प्रॉब्लम को यूके की ट्रॉपिक कंपनी ने सॉल्व किया है, नॉन ब्राउनिंग GM बनाना बना के। सच में केला काला नहीं पड़ेगा? कैसे किया उन्होंने? उन्होंने क्रिस्पर और एक नया टूल यूज किया है जिसे GIGS कहते हैं। इन्होंने एसेंशियली PPO यानी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम बनाने वाले जीन को कंप्लीटली साइलेंस कर दिया। ओह, वैसे ही जैसे यूएस में आर्कटिक एप्पल्स के साथ किया था। बिल्कुल बिल्कुल वही सेम साइंस है। इससे फ्रूट वेस्ट बहुत कम हो जाता है सप्लाई चेन में। और दूसरी तरफ इंडिया में अब मिड डे मील्स के लिए बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज आ रहे हैं। बायो फोर्टिफाइड आलू, ये भी GM है क्या? नहीं नहीं, यही तो कैच है। इन्हें CIP यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने बनाया है, पेरू और आगरा मिलकर। ये आयरन और जिंक से इनरिच्ड है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये GM नहीं है बल्कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बनाए गए हैं। सही है, पॉलिसी हर्डल्स कम हो जाएंगे इससे। तो ये तो खेत की बात हो गई। अब थोड़ा खेत से तबेले यानी डेयरी की तरफ चलते हैं। बिहार के पूर्णिया में रिसेंटली एक सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी खुली है। हाँ, ये डेयरी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक स्मॉल फार्मर के लिए फीमेल काफ पैदा होना तो किसी विनिंग लॉटरी टिकट से कम नहीं है ना। बिल्कुल। और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर इंडिजिनस गोसॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इसकी एक्यूरेसी पता है कितनी है? लगभग 90%। 90%? ये तो डेयरी प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की इनकम दोनों को डायरेक्टली बढ़ा देगा। एग्जैक्टली। डायरेक्ट इंटरवेंशन है ये, जो उनकी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर रहा है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक अजीब सवाल आ रहा है। अगर हम गाय भैंस का आउटपुट इतने प्रिसाइसली कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हम स्पोर्ट्स एनिमल्स को सुपर एनिमल्स बना सकते हैं? एक्चुअली ये ऑलरेडी हो रहा है। अर्जेंटीना के जीन एडिटेड पोलो हॉर्सेस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। वेट, जीन एडिटेड घोड़े, ये क्लोनिंग से अलग है क्या?
हाँ, क्लोनिंग में आप एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बनाते हैं। यहाँ खेरॉन बायोटेक ने क्रिस्पर का यूज करके घोड़े के MSTN यानी मायोस्टैटिन जीन को ही सप्रेस कर दिया। ताकि मसल मास अननेचुरली बढ़ सके। हाँ बिल्कुल, ताकि घोड़ों की मसल मास और स्पीड बढ़ जाए बिना किसी लिमिट के। अब सोचने वाली बात है कि इससे इलीट स्पोर्ट्स में फेयरनेस पर कितनी बड़ी डिबेट शुरू हो गई है। बायोलॉजिकल डोपिंग एक तरह से। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की क्या प्रोग्रेस है एनिमल टेक में? हैदराबाद के NIAB में इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बना है। ये रीजेनरेटिव मेडिसिन और लाइवस्टॉक सेलुलर थेरेपी के लिए क्वालिटी कंट्रोल्ड स्टेम सेल्स स्टोर करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो फ्यूचर प्रूफिंग हो गई। अब जानवरों से थोड़ा इंसानों की तरफ रुख करते हैं। इंडियन फैमिलीज में ना हेरिडिटरी बीमारियां जैसे थैलेसीमिया बहुत कॉमन है। हाँ, और उसी पर गुजरात का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डीपली फोकस कर रहा है। ये लोग 17 डिस्ट्रिक्ट्स के 2000 ट्राइबल लोगों का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं अभी, ताकि सिकल सेल और थैलेसीमिया को टाइम पे ट्रैक किया जा सके। बिल्कुल। और इसको डायरेक्टली नेशनल लेवल के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया गया है, जो DBT का एक इनिशिएटिव है, एक इंडियन रेफरेंस जीनोम बनाने का। लेकिन यार एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। सिकल सेल डिजीज का अगर ग्लोबल क्रिस्पर ट्रीटमेंट देखें तो उसका खर्च लगभग 20 से 25 करोड़ आता है। एक आम हिंदुस्तानी कैसे अफोर्ड करेगा इसको? वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए बिरसा 101 थेरेपी इतनी क्रूशल मानी जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये इंडिया की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है। ओ, स्वदेशी इलाज है पूरा। किसने डेवलप किया इसको? इसको CSIR, IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये एक लो कॉस्ट और वन टाइम ट्रीटमेंट है जो डिफेक्टिव जेनेटिक कोड को सीधा ठीक करता है। क्या बात कर रही हैं? बस एक बार में ठीक? हाँ, ये NCO-FN-Cas9 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो एक हाईली प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग सिस्टम है, तो साइड इफेक्ट्स का रिस्क बहुत कम है। ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन चलिए एक थोड़ा एवरीडे डेटा पॉइंट उठाते हैं। हमारे मिडिल क्लास घरों में अंकल आंटीज को हमेशा शुगर और BP की टेंशन रहती है। उसका कुछ इलाज है? उसके लिए भी स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। CSIR IGIB ने फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट और नेशनल बायोबैंक शुरू किया है हाल ही में। इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली? इसमें 10,000 CSIR एम्प्लॉइज का लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ मॉनिटरिंग किया जा रहा है, ताकि कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज के लिए प्योरली इंडिया स्पेसिफिक प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाए जा सकें। हाँ, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स तो वेस्टर्न लोगों से बिल्कुल अलग है ना? हम उनके मॉडल्स पर रिलाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सही बात है। अच्छा, अभी तक हम क्रिस्पर को ना एक कैंची की तरह समझ रहे थे जो DNA काटती है, पर मेरे दिमाग में एनालॉजी आ रही है कि क्या हम इस कैंची को एक डिमर स्विच बना सकते हैं? जैसे फैन का रेगुलेटर होता है ना, पूरा बंद ना पूरा चालू। आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पकड़ा है यहाँ। इंडियन साइंटिस्ट्स ने एग्जैक्टली यही अचीव किया है। उन्होंने एक मॉडिफाइड क्रिस्पर डेवलप किया है, जिसे D-Cas9 यानी डेड Cas9 कहते हैं। डेड Cas9 मतलब वो काटता ही नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, ये DNA को काटने का काम नहीं करता, बल्कि एक फिजिकल जीन स्विच का काम करता है। नॉर्मल कंडीशंस में जीन्स इनएक्टिव रहते हैं, और जब पौधे पर हीट या किसी डिजीज का स्ट्रेस आता है, जैसे किसी बैक्टीरिया वगैरह का अटैक। हाँ, जैसे सूडोमोनास सिरिंगे का जब अटैक हुआ, तो उस स्ट्रेस के आने पर ही CBP60G, SARD1 या NAC2 जैसे डिफेंस जीन्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं इस डिमर स्विच की मदद से। वाह, मतलब जब दुश्मन सामने हो तभी शील्ड ऑन करना, वरना एनर्जी सेव करना। ये स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए बहुत एनर्जी एफिशिएंट अप्रोच है। बिल्कुल। और अब थोड़ा फिलोसॉफिकल और टेक्निकल डीप डाइव लें तो यूके का सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी SynHG एक बिल्कुल नए लेवल पर काम कर रहा है। SynHG ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है क्रिस्पर से आगे? देखिए, ये नेचुरली अकरिंग DNA को अब एडिट नहीं कर रहा है, बल्कि आर्टिफिशियली DNA को केमिस्ट्री लैब में बेस केमिकल से राइट कर रहा है फ्रॉम स्क्रैच। राइट कर रहा है? Yes. मतलब लैब में नया आर्टिफिशियल ह्यूमन DNA बना रहे हैं। इसके एथिक्स पर तो बवाल हो जाएगा ना? हाँ, इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस या ALC और मेडिकल पोटेंशियल दोनों पर अभी इंटेंस चर्चा हो रही है। इमेजिन डिजीज रेजिस्टेंट सेल्स बनाना जिन पर वायरस का असर ही ना हो। ये सब सुनकर लग रहा है जैसे लिटरल कोडिंग हो रही हो सॉफ्टवेयर की तरह।
क्या इस पूरे प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली। गूगल डीप माइंड के अल्फा जीनोम को ही देख लीजिए। ये एक एआई मॉडल है जो 1 मिलियन बेस पेयर्स तक के डीएनए सीक्वेंसेस कंप्लीटली एनालाइज कर लेता है। 1 मिलियन बेस पेयर्स? और वो एनालाइज करके प्रिडिक्ट क्या करता है? वो एसेंशियली प्रिडिक्ट करता है कि किसी जेनेटिक म्यूटेशन का हेल्थ पर क्या स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चलकर। और इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। हमारी बायो E3 पॉलिसी के अंडर बायो एआई हब्स सेटअप हो रहे हैं। कहाँ पर हो रही हैं सेटअप्स? डीबीटी बायरैक के अंडर। साथ ही ICGEB न्यू दिल्ली में एक पूरी बायो फाउंड्री सेटअप हो रही है ताकि एआई और बायोलॉजी को इंटीग्रेट करके बायो मैन्युफैक्चरिंग स्केल की जा सके। ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग है यार। अच्छा, एक शॉकर ड्रॉप करता हूँ डिस्कशन में। क्या बिना माँ के बच्चा पैदा हो सकता है? अगर नॉर्मली सोचें तो नहीं, पर शांघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी के मदरलेस माइस एक्सपेरिमेंट ने इस इम्पॉसिबल चीज को सच कर दिया है। वेट, सच में चूहे बिना माँ के पैदा हो गए? हाँ, उन्होंने एक्सक्लूसिवली 2 मेल पेरेंट्स के डीएनए से एक हेल्दी माउस बनाया। इस पूरे प्रोसेस में एपिजेनेटिक्स और डीएनए मिथाइलेशन का बहुत बड़ा और फंडामेंटल रोल था। एपिजेनेटिक्स थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएंगे हमारे लिए? जरूर। एपिजेनेटिक्स में आप डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं करते, बस केमिकल टैग्स लगते हैं जैसे मिथाइल ग्रुप्स, जो एसेंशियली जीन्स को ऑन या ऑफ कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द कोड। ओके, तो उन्होंने टैग्स मॉडिफाई करके डीएनए को बेवकूफ बनाया एक तरह से। एग्जैक्टली। साथ ही जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का रूल भी था, जहां देखा जाता है कि कौन से जीन्स मेल से और कौन से फीमेल पेरेंट से आकर एक्सप्रेस होंगे। इन टैग्स को रीप्रोग्राम करके ही ये इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। बाप रे, अगर बायोलॉजी इतनी आराम से चेंज और हैक हो रही है तो हमारे डीएनए में क्या कुछ ऐसा बचा है जो कभी बदला ही नहीं हो, जो एकदम रिजिड हो? हाँ, नेचर ने ऐसे सेफ सीक्वेंसेस बचाकर रखे हैं जिन्हें अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स या UCEs कहते हैं। UCEs? ये एवोल्यूशन में कितने पुराने हैं? ये ऐसे लगभग 500 डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो पिछले 80 मिलियन सालों से ह्यूमंस, रैट्स और माइस में एकदम 100% सेम है। 80 मिलियन साल से एक टाइपो या म्यूटेशन नहीं हो उसमें? एक सिंगल लेटर भी नहीं बदला। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल TRA2B जीन के अंदर का UCE है, जो RNA स्प्लाइसिंग और TRA2 बीटा प्रोटीन को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। अगर उसमें जबरदस्ती म्यूटेशन कर दें तो क्या होगा ऑर्गेनिज्म का? अगर उसमें स्लाइट म्यूटेशन भी हुआ तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा प्रोटीन का, जिससे सिवियर इनफर्टिलिटी आ सकती है। रूल सिंपल है कि नेचर उन परफेक्ट चीजों को कभी नहीं बदलती जो सर्वाइवल के लिए नॉन नेगोशिएबल है। कमाल का सिस्टम है। अच्छा, आप थोड़ा इन बड़े एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से हटकर छोटे लेवल पर आते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स और सेल्स आपस में कैसे बिहेव करते हैं अंडर हेवी प्रेशर। इस बेसिक साइंस में इंडियन रिसर्च बहुत आगे जा रही है आजकल। SNB NCBS की प्रोटीन P47 पर जो रीसेंट रिसर्च है वो बताती है कि ये प्रोटीन एक मैकेनिकल शैपरोन की तरह एक्ट करता है। मैकेनिकल शैपरोन मतलब बाउंसर टाइप का कुछ जो प्रोटेक्ट करे? हाँ, एक तरह से वही। जब सेल के अंदर फिजिकल खिंचाव आता है या स्ट्रेस बढ़ता है तो ये दूसरे वाइटल प्रोटीन्स को टूटने या अनफोल्ड होने से बचाता है। सही है। और CACM भी हैदराबाद का भी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पर काम था ना रिसेंटली? हाँ, स्पिन 90 प्रोटीन। ये सेल की फिजिकल मूवमेंट और उसकी शेप जो एक्टिन नेटवर्क से बनती है उसको एक्टिवली कंट्रोल करता है। ये मैकेनिज्म कैंसर और वुंड हीलिंग समझने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, मेक सेंस। और बैक्टीरिया लेवल पर भी कुछ टेक्स्ट बुक्स अपडेट हुई है ना रिसेंटली? बिल्कुल। सिग्मा साइकिल का एक नया इंडिया US स्टडी आया है। उसने टेक्स्ट बुक की पुरानी थ्योरी को चैलेंज कर दिया है कि सिग्मा फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी मशीनरी से अटैच्ड रह सकते हैं। पुरानी थ्योरी कहती थी कि वो तुरंत अलग हो जाते हैं बस स्टार्ट करके। तो टेक्स्ट बुक्स प्रैक्टिकली रियल टाइम में दोबारा लिखी जा रही हैं। चलिए, अब इन थ्योरी से बीमारियां और उनके नए सॉल्यूशंस पर आते हैं। रशिया के किसी कैंसर वैक्सीन के बारे में बहुत न्यूज़ चल रही है और पानी में पोल्यूशन चेक करने के नए सेंसर भी आ गए हैं। हाँ, रशिया ने फॉर्मली एंटेरोमैक्स कैंसर वैक्सीन अनाउंस किया है, स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये mRNA बेस्ड है, जैसे हमारी कोविड वैक्सीन थी। तो ये वैक्सीन हम हेल्दी लोग पहले लगवा सकते हैं कैंसर से बचने के लिए? नहीं, ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है। ये एग्जिस्टिंग कैंसर को ठीक करती है, यानी पूरी तरह क्योरेटिव है। ये 4 अलग अलग हार्मलेस वायरसेस का इस्तेमाल करती है
और मल्टी एंटीजन टारगेटिंग से इम्यून सिस्टम को सिखाएगी ट्यूमर सेल्स मारने के लिए। वाओ, क्यूरेटिव वैक्सीन। और वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाले टॉपिक पर क्या अपडेट था? यूके और चाइना के रिसर्चर्स ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक लिविंग बायोइलेक्ट्रॉनिक सेंसर बना दिया है। ई कोलाई को इलेक्ट्रॉनिक सेंसर बना दिया? ये इलेक्ट्रिकल काम कैसे करता है? ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया पानी में जब मर्क्यूरी डिटेक्ट करता है तो वो सीधा एक इलेक्ट्रिकल करंट या सिग्नल देता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स रीड कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने इसे एक एंड लॉजिक गेट की तरह भी ऑपरेट करके दिखाया है। मतलब लिटरल लिविंग बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का डायरेक्ट फ्यूजन हो गया है। अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं। आपको याद होगा नवंबर 2025 में जो रेडफोर्ट ब्लास्ट केस हुआ था, वहां डीएनए प्रोफाइलिंग एक्सटेंसिवली यूज हुई थी। तो एक बेसिक सवाल था कि कोर्ट्स हमारे डीएनए एविडेंस को प्रैक्टिकली कितना रिलायबल मानती हैं। ये एक्चुअली बहुत क्रूशल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की 2025 की देवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु गाइडलाइंस इस पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या कहती हैं वो गाइडलाइंस स्पेसिफिकली? कोर्ट ने फॉर्मली क्लियर किया कि डीएनए प्रोफाइलिंग तभी रिलायबल मानी जाएगी जब प्री लैब स्टेजेस जैसे कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट अल्ट्रा स्ट्रिक्ट हों। सैंपल्स 48 आवर्स के अंदर लैब पहुंचने ही चाहिए और चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर्ली अनब्रोकन होनी चाहिए। और अगर पुलिस से एक भी रूल टूट गया इस चेन में तो एविडेंस की वैल्यू लीगली ड्रॉप हो जाती है तुरंत। कोर्ट इस डीएनए रिपोर्ट को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं बल्कि सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट के अंडर एक कोरोबोरेटिव एविडेंस मानती है। इस प्रोसीजर में एसटीआर यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों का अलग-अलग सिग्निफिकेंस है लैब टेस्टिंग में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वहां यूज करते हैं ना जहां नॉर्मल डीएनए जलकर डिग्रेड हो जाता है, मैटरनल लीनिएज ट्रेस करने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्लास्ट साइट्स जैसी जगह पर जहां केमिकल डिस्ट्रक्शन एक्सट्रीम होती है, वहां माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही आखिरी सहारा होता है फोरेंसिक टीम्स का। तो समरी एसेंशियली ये है कि आज हमने खेत के जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल से लेकर बिना मां के लैब में पैदा हुए चूहे और एआई से डीएनए स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने तक का पूरा माइंड बेंडिंग साइंटिफिक स्पेक्ट्रम कवर किया है। हाँ, और क्लियरली हमने देखा कि साइंस अब किताबों और टेस्ट ट्यूब्स से निकलकर हमारी सप्लाई चेन, लॉ और जिंदगी के हर प्रैक्टिकल पहलू को डीपली अफेक्ट कर रही है। लेकिन इस सब से मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल आ रहा है जो मैं आपसे और सबसे इस थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम इन एडवांस क्रिस्पर टूल्स और सिंथेटिक जीनोम्स का यूज करके हेरिडेटरी बीमारियां हमेशा के लिए हटा सकते हैं और बच्चों की ट्रेट्स मैन्युअली डिजाइन कर सकते हैं, तो आने वाले जमाने में एक नेचुरल ह्यूमन का बेसलाइन कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? ये सच में एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्रॉसरोड है हम सब के लिए। हाँ, और क्या हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस अल्टीमेट जेनेटिक पावर स्ट्रक्चर को वैसे ही इजीली और नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेगी जैसे आज हमने स्मार्टफोन्स को कर लिया है? क्योंकि एक बात तय कि अब इस एवोल्यूशन की स्टीयरिंग व्हील नेचर के हाथ से निकलकर डायरेक्टली इंसान के हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल। और ये फ्यूचर तय करेगा कि हम इस पावर का यूज यूजेनिक्स के लिए करते हैं या सिर्फ प्योर हीलिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 2, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सोचो आप एक नई गाड़ी लेने जाते हो यार, पैसे रेडी हैं, टेस्ट ड्राइव हो गई है, फैमिली का मूड एकदम सेट है। हाँ, ये तो बहुत रिलेटेबल है। फिर शोरूम वाला कुछ ना कुछ इशू निकालता होगा। एग्जैक्टली। शोरूम वाला अचानक आके बोलता है कि सर गाड़ी तो मिल जाएगी, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। और रीजन क्या देता है? पीछे से चिप शॉर्टेज चल रही है। एक सेकंड के लिए ना दिमाग घूम जाता है कि इतनी बड़ी मेटल और इंजन वाली गाड़ी एक इतने छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े के लिए रुक गई। सही बात है। ये सुनने में अजीब लगता है पर आजकल यही रियलिटी है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम हमारी डेली लाइफ को चलाने वाले इन्हीं डिजिटल टूल्स के कोर को अनपैक करेंगे। मतलब फोन के टाइनी चिप से लेकर सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और यहाँ तक कि कैंसर क्यूर करने वाली टेक, सब कुछ कवर करेंगे आज। ओह एब्सोल्युटली। और पता है, ये जो वेटलिस्ट वाली फ्रस्ट्रेशन है ना, ये एक्चुअली एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का सिम्टम है। इंडिया के टेक लैंडस्केप में इस वक्त एक मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। हम हमेशा से टेक कंज्यूमर्स रहे यार। बाहर से हार्डवेयर आया और हमने चुपचाप यूज कर लिया। राइट, हमने बस इंपोर्ट किया। हाँ, बट जो अब हो रहा है ना, वो इस ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने वाला है। हम फाइनली क्रिएटर्स बन रहे हैं और ये आई फील कोई चॉइस नहीं है,
ये अब हमारी सर्वाइवल की जरूरत बन चुकी है। सर्वाइवल की ज़रूरत इसलिए क्योंकि आज की डेट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का करीब 70% हिस्सा सिर्फ मुट्ठी भर जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, यूएस और जापान हो गया। एग्जैक्टली, बस वही डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, तो सोचो, अगर इनमें से किसी एक जगह पर सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है या कोई छोटी सी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी आती है, तो यहाँ हमारी गाड़ियों की डिलीवरी रुक जाती है, टीवी और फ्रिज के दाम ओवरनाइट शूट अप हो जाते हैं। ये वाल्नेबिलिटी एक्चुअली नंबर्स से और क्लियर होती है। अगर आप देखो तो इंडिया की अपनी सेमीकंडक्टर कंजम्पशन हर साल अराउंड 13% CAGR से बढ़ रही है। 2023 में हमारा मार्केट साइज लगभग $38 बिलियन था। वाओ, 38 बिलियन, दैट इज ह्यूज। हाँ, और अगले साल 25 तक ये बढ़कर 45 से $50 बिलियन हिट करेगा। और सबसे क्रेजी स्टैट तो ये है कि 2030 आते-आते जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 1 ट्रिलियन टच करेगा ना, इंडिया का अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 100 से 110 बिलियन डॉलर्स का होगा। वेट, 110 बिलियन डॉलर सिर्फ हम कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड चिप्स पर चलाएंगे, तो एक सिंपल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन हमारा पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरालाइज कर सकता है। वही सबसे बड़ा डर है, आई थिंक। और इसीलिए 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे हम ISM बोलते हैं, वो लॉन्च हुआ। करीब 76,000 करोड़ का आउटराइट बजट दिया गया है। ये बेसिकली एक क्लियर मैसेज है कि भैया, आगे का जो भी डिजिटल फ्यूचर है वो यहीं इंडिया में बिल्ड होगा। सही कहा। और ISM ना सिर्फ एक फंड नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम अप्रोच है। इसके बेस में NPE है, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ग्लोबली कम्पेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट करती है। उन्होंने ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI अलाउ कर दिया है। अच्छा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिना किसी रेड टेप के डायरेक्टली आ सके। एग्जैक्टली, पूरा फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। फिर लार्ज स्केल सेटअप्स के लिए PLI स्कीम ले आए और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो पूरी सप्लाई चेन है उसको रिवाइव करने के लिए स्पेक स्कीम है। राइट। यहाँ पर ये चिप बनने का प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल हो जाता है लोगों के लिए, तो इसे ना एक फेमिलियर एनालॉजी से समझते हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली 2 मेन हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। इसे एक प्रीमियम रेस्टोरेंट के किचन की तरह सोचिए। ओह, आई लाइक वेयर दिस इज गोइंग। हाँ, तो जो फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें एक्चुअली उन वेफर्स के ऊपर माइक्रो सर्किट्स एच किए जाते हैं, वो मेन कोर्स कुक करने जैसा है, द प्योर हार्डकोर साइंस वाला पार्ट। और दूसरी तरफ आती है बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे इंडस्ट्री में ATMP या OSAT कहते हैं, जहां असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग होती है। वो उस खाने को परफेक्टली प्लेट करने, गार्निश करने और कस्टमर तक सर्व करने से पहले टेस्ट करने जैसा है। ये क्लासिफिकेशन एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस रेस्टोरेंट में एक बहुत जरूरी चीज मिस हो रही है। उस खाने की रेसिपी आखिर कौन लिखेगा? ओह, सही पॉइंट पकड़ा आपने। रेसिपी के बिना तो शेफ क्या ही बनाएगा। एग्जैक्टली यार, उसके बिना तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यूजलेस है। तो वहां आती है हमारी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI स्कीम। गवर्नमेंट इसमें लगभग 1,000 करोड़ का आउटले दे रही है। हर कंपनी को R&D के लिए 15 करोड़ तक मिल रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही सबसे महंगी और मेन चीज है इस पूरे गेम में। और इस डिजाइन वाली बात का इम्पैक्ट अब एक्चुअली जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। अभी रिसेंटली रेनेसास ने नोएडा और बेंगलुरु में इंडिया के पहले 3nm चिप डिजाइन सेंटर्स इनॉग्रेट किए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज थी टेक वर्ल्ड में। और पता है, 3 नैनोमीटर सुनने में इतना छोटा लगता है, पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये एब्सोल्यूट कटिंग एज है। नोड साइज जितना श्रिंक होता है ना, उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक चिप पर फिट हो जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली स्पीड बढ़ती है और बैटरी लाइफ भी एक्सटेंड होती है। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बेसिक सवाल आता है। हाँ, पूछिए ना। एक तरफ हम ये 3 नैनोमीटर के सुपर एडवांस सिलिकॉन चिप्स डिजाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ओडिशा में इंडिया का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट लग रहा है। सिंपल सिलिकॉन तो ठीक था, अब ये कार्बाइड कहां से आ गया और इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल सिलिकॉन की एक फिजिकल लिमिट होती है। जब आप उसके अंदर से मैसिव वोल्टेजेस पास करते हैं तो वो एक्सट्रीम हीट जनरेट करता है, मतलब लिटरली वो मेल्ट हो सकता है। वहां पर आता है सिलिकॉन कार्बाइड या SiC। ये मटेरियल साइंस का लिटरली बाहुबली है, आप कह लो। वाह
अच्छा, ऐसा क्या करता है ये? उसकी हार्डनेस देखो आप, मोहर स्केल पर 9.5 होती है, जो डायमंड के बहुत करीब है। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका वाइड बैंड गैप, जो लगभग 3.2 ईवी होता है। इसका मतलब है कि साइसी एक्सट्रीम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स को झेल सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे फोन्स या नॉर्मल लैपटॉप्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं बन रहा होगा। मोस्टली नहीं। इसका असली गेम तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है यार। सोचिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ईवी का इन्वर्टर है। उसे लगातार बैटरी से आने वाली मैसिव डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करना होता है और कंटिन्यूअसली हीट डिसिपेट करनी होती है। ऑलराइट, ईवी बैटरीज तो बहुत हीट जनरेट करती हैं। बिल्कुल। नॉर्मल सिलिकॉन ऐसी हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज कंडीशंस में फेल हो जाता है। वहाँ सीआईसी एफिशिएंटली हीट डिसिपेट करता है और पावर लॉस को ड्रास्टिकली कम कर देता है। इसी वजह से एरोस्पेस और रेडार सिस्टम्स में भी इसकी डिमांड एकदम से बूम कर रही है। गॉट इट। ओके, तो हार्डवेयर और मटेरियल्स वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया। पर अब एक स्टेप आगे सोचते हैं। चिप्स तो सिर्फ एक बॉडी है। उनके अंदर का जो आर्किटेक्चर है, मतलब वो बेस कोड जो प्योर प्रोसेसर को चलाता है, अगर वो किसी और का हुआ तो हम तो फिर वहीं फंस जाएंगे ना। ब्रेन ही बोरोड है तो फिर डिजिटल सॉवरेनिटी कैसी? एग्जैक्टली। और यहाँ पर इंडिया का माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मेटी का इनिशिएटिव है, वो पिक्चर में आता है। आर्किटेक्चर की डिपेंडेंसी को ब्रेक करना एक्चुअली चिप्स मैन्युफैक्चर करने से भी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और इसी डिपेंडेंसी को फाइनली तोड़ने के लिए DHRU-64 सामने आया है। ये इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 1.0 गीगाहर्ट्ज 64-बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इसको सीडैक ने डिजाइन किया है। इसकी जो कोर पावर है ना, वो इसके RISC-V आर्किटेक्चर से आती है। हाँ, RISC-V आजकल बहुत हाइप में है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। इसे ऐसे समझो कि पनीर बटर मसाला की एक ओपन सोर्स और कम्युनिटी ड्रिवन रेसिपी है इंटरनेट पर। अगर आपको अपने किसी नए डिवाइस में प्रोसेसर लगाना है, तो आपको इंटेल या आर्म जैसी कंपनियों को उनकी प्रोप्राइटरी लैंग्वेज यूज करने के लिए करोड़ों की रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। आप बस इस ओपन रेसिपी को उठाओ और अपने डिवाइस के हिसाब से ट्विक कर लो। आई लव दैट पनीर बटर मसाला एनालॉजी। और टेक्निकली भी DHRU-64 बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन और आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज करता है। ये जो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है ना, ये एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? तो देखो, नॉर्मल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन नंबर 2 किसी दूसरे डेटा का वेट कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को भी फालतू में वेट करना पड़ेगा। पर DHRU-64 अलग है। जो इंस्ट्रक्शन पहले रेडी है, ये उसे पहले प्रोसेस कर देता है और बाद में रिजल्ट्स रीअसेंबल कर लेता है। ओ, मतलब अगर मैं पनीर की सब्जी पका रहा हूं और उसमें टाइम लग रहा है, तो मैं वहां खाली खड़े रहने के बजाय साइड में रोटी के लिए आटा गूंथ लेता हूं। एग्जैक्टली, वही सेम लॉजिक। इससे आपकी एफिशिएंसी सीधा डबल हो जाती है। और वैसे ये DRV प्रोग्राम के अंदर उनका तीसरा चिप है। पहले तेजस 32 और तेजस 64 आ चुके हैं। हाँ, और इस देसी चिप के खानदान में शक्ति और अजीत भी हैं, जो रिस्पेक्टिवली IIT मद्रास और IIT बॉम्बे ने बनाए थे। पर मेरे हिसाब से जो सबसे फैसिनेटिंग प्रोसेसर्स हैं इस लिस्ट में, वो हैं जो इसरो और SCL ने मिलकर बनाए हैं, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये प्रॉपरली स्पेस ग्रिड प्रोसेसर्स हैं। मतलब आम चिप्स को तो जरा सी ओवरहीटिंग या धूल मार देती है यार। सही बात है। स्पेस एक ब्रूटली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। वहाँ हवा तो है नहीं कि फैन चला के हीट डिसिपेट कर लोगे, और लगातार कॉस्मिक रेडिएशन आती रहती है, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स का डेटा आराम से फ्लिप कर सकती हैं। बाप रे। हाँ, और विक्रम 3201 इन सबको हैंडल करने के लिए स्पेशली हार्डन्ड है। ये -55 डिग्री सेल्सियस की फ्रीजिंग ठंड से लेकर 125 डिग्री सेल्सियस के उबलते टेम्परेचर तक बिना एक बूंद पसीना बहाए ऑपरेट करता है। मतलब ये चिप इजीली फ्रीजिंग शिमला की सर्दियों और बॉइलिंग दिल्ली की गर्मियों दोनों में मजे से चल सकती है। और पावर एफिशिएंसी भी ऐसी कि ये आधे वॉट, मतलब 500 मिलीवॉट से भी कम पावर कंज्यूम करता है। वो सच में इम्प्रेसिव है। वैसे जो इनका दूसरा चिप है, कल्पना 3012, उसमें एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल पढ़ी थी मैंने, जो मुझे आपसे समझनी थी। वो स्पार्क V8 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और IEEE 754 स्टैंडर्ड यूज करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्पेस मिशंस में इतना जरूरी क्यों होता है? मैं बताती हूँ।
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बेसिकली डेसिमल वाले फ्रैक्शंस होते हैं। जो आम कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं ना, वो डेसिमल्स को जल्दी प्रोसेस करने के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं। पर स्पेस कैलकुलेशंस में प्रिसीजन लिटरली सब कुछ है। सोचिए अगर एक सैटेलाइट मार्स की तरफ जा रहा है और स्पीड की कैलकुलेशन में डेसिमल के छठे डिजिट में भी माइनर सा एरर आ गया, तो वो एरर टाइम के साथ बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। वो छोटा सा एरर लाखों किलोमीटर्स के सफर में इतना एम्पलीफाई हो जाएगा कि आपका सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट की जगह डीप स्पेस में कहीं गायब हो जाएगा। राइट। IEEE 754 हार्डवेयर लेवल पर ये इंश्योर करता है कि बाइनरी फॉर्मेट में डेसिमल्स एग्जैक्टली और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो, कोई हिडन राउंडिंग एरर नहीं होता। वाओ, मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके, तो अब अगर हमारा हार्डवेयर बन गया, माइक्रो प्रोसेसर खुद डिजाइन कर लिया, तो आई गेस नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि उन डिवाइसेस को आपस में बात करवानी है। तो यहाँ से टेलीकॉम और डेटा नेटवर्क्स का रोल शुरू होता है, क्योंकि अगर स्पेस में हमारा सैटेलाइट ठीक चल रहा है, पर ग्राउंड स्टेशन पर जहां डेटा रिसीव हो रहा है वहां नेटवर्क किसी फॉरेन कंपनी का है, तो चेन वहीं वीक हो गई ना। ये तो कैच है। डिजिटल सॉवरेनिटी पूरी तरह से अधूरी है जब तक आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अपना ना हो। हार्डवेयर शायद फॉरेन हो सकता है एक वक्त के लिए, पर जहां से हमारा सेंसिटिव डेटा गुजर रहा है, वो स्विच, वो राउटर, वो सेल टावर हमारा होना ही चाहिए। जो कि अब फाइनली रियलिटी बन रहा है इंडिया में। इंडिया ने अपना इंडिजिनस 4G टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप कर लिया है। हम अब ऑफिशियली उन सिर्फ 5 कंट्रीज के एक बहुत एलीट क्लब में आ गए हैं, डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया और चाइना के साथ, जो पूरा एंड टू एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और इसके पीछे एक सिंगल कंपनी नहीं बल्कि पूरा एक कंसोर्टियम है। तेजस नेटवर्क्स ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन बनाया है, जो एक्चुअल सिग्नल्स हवा से कैच करता है। C-DOT ने इसका कोर नेटवर्क डिजाइन किया है। TCS ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इंटीग्रेट किया और BSNL तो इसको ऑल ओवर इंडिया डिप्लॉय कर ही रहा है। मेन चीज इसका सिक्योरिटी फायदा है। टेलीकॉम नेटवर्क्स में हमेशा बैकडोर्स का डर रहता है अगर आपका इक्विपमेंट किसी फॉरेन वेंडर का हो। अपना खुद का स्टैक होने का मतलब है हमारे पास कोड का पूरा ऑडिट कंट्रोल है। सही बात है। और इस मैसिवली बढ़ते हुए डेटा फ्लो को हैंडल करने के लिए जो डिजिटल हाईवे चाहिए, वो C-DOT ने सक्षम 3000 के फॉर्म में बनाया है। ये बेसिकली एक हाई कैपेसिटी राउटर और स्विच है, पर इसकी कैपेसिटी सुनिए, ये 32 पोर्ट्स एक साथ हैंडल कर सकता है और हर एक पोर्ट की स्पीड 400G है। आई मीन, ये आपके घर या छोटे ऑफिस का राउटर नहीं है, ये प्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 5G, 6G और मैसिव AI वर्कलोड्स की बैकबोन बनने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है। सक्षम 3000 डेफिनेटली मैसिव डेटा के लिए परफेक्ट है यार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आजकल ना सिर्फ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना काफी नहीं होता। जब बात आती है मिलिट्री इंटेलिजेंस की या नेशनल सीक्रेट्स की, तो ये जो हमारी क्लासिकल इंक्रिप्शन है ना, ये धीरे धीरे आउटडेटेड हो रही हैं। आउटडेटेड क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए हैं। वो इस क्लासिकल इंक्रिप्शन को घंटों या शायद मिनट्स में तोड़ सकते हैं। इस आने वाले डेंजर को काउंटर करने के लिए अब हमें कंप्लीटली फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज पर वापस जाना पड़ेगा। एंटर द क्वांटम रेल्म। साइंस फिक्शन रियलिटी बन रही है। हाल ही में QNU लैब्स और इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने मिलकर एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर लाइन पर एक 500 किलोमीटर लंबा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD नेटवर्क बनाया है। ये इंडिया का क्वांटम सिक्योरिटी में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस QKD को समझने के लिए सोचो कि एक क्लासरूम चल रही है और एक स्टूडेंट दूसरे को एक हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर चिट पास कर रहा है। अगर बीच में कोई तीसरा पर्सन यानी कोई हैकर या ईव्सड्रॉपर उस चिट को थोड़ा सा भी खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उस पेपर पे लिखी हुई इंक तुरंत अपना कलर बदल लेगी। सेंडर और रिसीवर को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में पता चल जाएगा कि लिंक कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मैं इस एनालॉजी से बिल्कुल अग्री करती हूँ। इसका प्योर साइंटिफिक बेसिस हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। QKD में डेटा एक्चुअली फोटॉन्स के अंदर क्वांटम स्टेट या क्यूबिट्स में इनकोड किया जाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स का रूल ये कहता है कि आप किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट स्टेट को बिना उसको ऑल्टर किए ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग इटसेल्फ चेंजेस द डेटा। एग्जैक्टली। तो जैसे ही कोई हैकर उस फोटोन स्ट्रीम को चुपके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज वहीं डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो हैक तुरंत रियल टाइम में डिटेक्ट हो जाएगा, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कनेक्शन तुरंत कट कर दिया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट को IHAP क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, जो IISR पुणे में है, उन्होंने हेवीली सपोर्ट किया है।
ऑसम। पर इस अल्ट्रा सिक्योर डेटा को प्रोसेस करने के लिए भाई हार्डवेयर भी क्वांटम वाला ही चाहिए होगा ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। इसीलिए पीएम ने रिसेंटली क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर यानी QSIP अनवील किया है, जो स्पेसिफिकली पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए डिजाइन हुआ है। और साथ ही में हमारा अपना पहला 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट या QPU भी फाइनली अनाउंस हो गया है। ये तो हार्डवेयर की बात हुई, पर क्वांटम रिसर्च में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है इधर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RRI ने क्वांटम नॉइज पर एक लिटरल ब्रेक थ्रू अचीव किया है। अभी तक क्या था, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये जो नॉइज होता है, जैसे वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट नॉइज या बैकग्राउंड थर्मल इंटरफेरेंस, ये सब सिर्फ तबाही मचाते हैं क्वांटम सिस्टम्स में। वो उस फ्रैजाइल क्वांटम कोहेरेंस को तोड़ देते हैं, जिसे हम डीकोहेरेंस कहते हैं। मतलब बेसिकली नॉइज इक्वल्स एरर्स, राइट? एंड डीकोहेरेंस तो बहुत नेगेटिव टर्म लगती है, पर उन्होंने नया क्या ढूंढ लिया इसमें, और इसे हम नॉर्मल टर्म्स में कैसे समझें? ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एंटैंगलमेंट कहते हैं। आइंस्टाइन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्होंने इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। इसमें होता क्या है कि दो अलग पार्टिकल्स मैथमेटिकली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो और दूसरे का स्टेटस, चाहे वो यूनिवर्स के उस पार हो, इंस्टेंटली पता चल जाता है। ओके, स्पूकी बट फैसिनेटिंग। तो RRI वालों ने इस एंटैंगलमेंट को दो स्पेसिफिक कैटेगरीज में स्प्लिट करके स्टडी किया। एक है इंटरपार्टिकल, यानी दो अलग अलग पार्टिकल के बीच का कनेक्शन, और दूसरा है इंट्रापार्टिकल, यानी एक ही सिंगल पार्टिकल की दो अलग प्रॉपर्टीज के बीच का कनेक्शन, जैसे एक ही फोटॉन की स्पिन और इसकी पोलराइजेशन। अच्छा, इंट्रा मतलब एक के अंदर ही। हाँ, और उनके ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ये हुई कि क्वांटम नॉइस जो इंटर पार्टिकल एंटेंगलमेंट को कंप्लीटली और इररिवर्सिबली डिस्ट्रॉय कर देता है, वही सेम नॉइस इंट्रा पार्टिकल एंटेंगलमेंट को ना सिर्फ सर्वाइव करने देता है, बल्कि कुछ सिचुएशंस में उसे रिवाइव या कंप्लीटली नए सिरे से जनरेट भी कर सकता है। वेट, माइंड ब्लोइंग यार। इसको उस एग्जाम स्ट्रेस वाली एनालॉजी से देखते हैं थोड़ा। यहाँ नॉइज बेसिकली एग्जाम का स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस दो अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में आता है, जो कि इंटरपार्टिकल हुआ, तो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन और ग्रुप स्टडी बिल्कुल रुइन हो जाएगी, उनका लिंक टूट जाएगा। सही जा रहे हो। लेकिन अगर वही सेम एग्जाम स्ट्रेस किसी एक ही स्टूडेंट के अपने अंदर है, यानी इंट्रा पार्टिकल, तो वो स्ट्रेस उसको ब्रेक करने की बजाय शायद एक हाइपर फोकस दे दे, या उसके अंदर एक नया सर्वाइवल मैकेनिज्म जनरेट कर दे, जिससे वो एग्जाम फाइनली क्रैक कर ले। मतलब नॉइज इज कंप्लीटली नॉट द एनिमी एनीमोर। वाओ, परफेक्ट एनालॉजी। एग्जैक्टली यही कंक्लूजन है। और इस फंडामेंटल डिस्कवरी से फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स को और ज्यादा स्टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब फाइनली हमें पता है कि हमें किस स्पेसिफिक तरह का नॉइज आइसोलेट करना है और किस तरह के नॉइज के साथ हमारा सिस्टम ऑपरेट कर सकता है। सब एटॉमिक स्केल पर इतना डीप डाइव करने के बाद अब थोड़ा सा मैसिव स्केल पर शिफ्ट होते हैं। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। यूरोप ने अभी रिसेंटली जुपिटर लॉन्च किया है, जो उनका कंप्लीटली पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। और एक्सास्केल का मतलब कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो एक सेकंड में एक एक्साफ्लॉप यानी बेसिकली 1 बिलियन कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकती है। दैट इज इनसेन स्पीड। पर आई मस्ट से इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग सफर भी बहुत अलग और उतना ही इंस्पायरिंग रहा है। 1988 में जब हमें वेस्टर्न नेशंस ने वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिनाई कर दी थी ना, तब हमने रोते बैठने की बजाय खुद का रास्ता निकाला। हमने CDAC एस्टैब्लिश किया। हाँ, और फिर 1991 में अपना खुद का परम 8000 बनाया था। एग्जैक्टली। और आज हम अपना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन या NSM रन कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, जिसके अंदर प्रत्यूष और मिहिर जैसी मशीन्स कंप्लीटली डायरेक्टली वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग हैंडल कर रही हैं। और एरावत PSAI को तो स्पेसिफिकली AI टास्क्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और आप देखो, इन सुपर कंप्यूटर्स का असर सीधा हमारी डेली सुबह की रूटीन पर पड़ता है। जब आप उठाकर फोन पे चेक करते हैं ना कि आज बारिश होगी या नहीं, ऑफिस जाते टाइम, उस ऐप के पीछे यही मैसिव मशीन्स चल रही हैं। अभी मिशन मौसम के अंदर NCMR WF और NSIL मिलकर DBNet यानी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशंस लगा रहे हैं पूरी कंट्री में। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया का वेदर सिस्टम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम्स में से एक है। ये जो DBNet स्टेशंस हैं, ये बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से रियल टाइम रॉ डेटा रिसीव करते हैं बिना किसी डिले के।
और ये कंटिन्यूअस डेटा सीधा इन सुपर कंप्यूटर्स में फीड होता है। ताकि मॉडल्स और फास्ट हो सकें। हाँ, ताकि जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन या NWP मॉडल्स हैं वो और शार्प और एक्यूरेट हो सकें। किसी आने वाले साइक्लोन की एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री या मॉनसून का अचानक शिफ्ट प्रिडिक्ट करना इंडिया को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाता है। और हमारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए तो ये क्लियरली लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। बिल्कुल। और लाइफ एंड डेथ की बात आई है तो आई थिंक टेक्नोलॉजी सिर्फ इन मेटल बॉक्सेस, हार्डवेयर और वेदर तक ही तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। बायो इंजीनियरिंग और मेडिसिन भी इसी टेक रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओह, एब्सोल्युटली। अभी रिसेंट एग्जांपल देखो, पीएम ने हाल ही में नेक्सकार 19 अनवील किया। ये इंडिया की पहली इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी है जिसे इम्यूनो एक्ट ने डेवलप किया है, जो कि एक IIT बॉम्बे का ही स्पिन ऑफ है। पता है, कार्टी थेरेपी को सुनकर लोग अक्सर इसको एक नॉर्मल दवा या रेडिएशन जैसा ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, बट ये एक्चुअली उससे बहुत अलग है। ये लिटरली एक लिविंग ड्रग है। लिविंग ड्रग मीनिंग इसमें पेशेंट की बॉडी से उनके ब्लड को निकाला जाता है पहले, और उसमें से T सेल्स फिल्टर किए जाते हैं, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम के फाइटर्स होते हैं। फिर इन T सेल्स को एक हाईली कंट्रोल लैब में जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है ताकि उनकी सतह पर कार यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर स्पेशली ग्रो हो सके। एक बार ये हो गया तो ये इंजीनियर्ड सुपर सेल्स वापस उसी पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली आप मेरी ही बॉडी की नेचुरल आर्मी को ले रहे हो, उनको स्पेसिफिक कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहे हो और वापस मुझ में भेज रहे हो। सही समझे। ये नए कार रिसेप्टर्स स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को एक्टिवली ढूंढते हैं, उनसे बाइंड करते हैं और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्सकार 19 पर्टिकुलरली एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया यानी ALL जैसे एंड स्टेज ब्लड कैंसर्स के लिए ड्रास्टिकली हाई सक्सेस रेट दिखा रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स में। ये सच में किसी मिरेकल जैसा साउंड कर रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर उसकी मेडिकल कॉस्ट है। ग्लोबली ये थेरेपी आमतौर पर लगभग $400,000 कॉस्ट करती थी, जो ऑफ कोर्स एक एवरेज इंडियन पेशेंट सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पर हमारी अपनी इंडिजिनस टेक आने से ये कॉस्ट एक छोटे से फ्रैक्शन पर आ गई है, जो सीरियसली डायरेक्टली लाइफ सेव कर रही हैं डेली। टेक्नोलॉजी सच में जब सही जगह यूज हो तो मैजिक लगती है। अच्छा, इंजीनियरिंग और डेटा का एक और फॉर्म है जो सीधा सोसाइटी और यूथ को टच करता है, और वो है एंटरटेनमेंट और डिजिटल मीडिया। अभी हाल ही में मुंबई में वेव्स 2025 समिट हुई थी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, और इनका पूरा फोकस AVGC XR सेक्टर पर था, जिसका फुल फॉर्म आई थिंक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी होता है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। और मैसेज बड़ा क्लियर था वहां। इंडिया अब सिर्फ दुनिया के लिए एक बैक ऑफिस IT हब बन के नहीं रहना चाहता। हमारा यूथ अब इस ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी का सेंटर हब बन रहा है। सच में कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पर उतनी ही जरूरी डिजिटल एसेट बन चुकी है जितनी टेलीकॉम या सॉफ्टवेयर। लेकिन देखो, हमने इतनी पॉजिटिव बातें की, पर कम्युनिकेशन टेक के इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ ब्राइट साइड नहीं होती, एक कॉन्ट्रास्ट और डार्क साइड देखना भी उतना ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जब कम्युनिकेशन के इन दो एक्सट्रीम्स की बात आती है तो मेरे दिमाग में एक्सियम 4 मिशन का एक वाक़या आता है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से हैम रेडियो यूज करके सीधे यहाँ इंडियन स्टूडेंट से बात की। हैम रेडियो एक सेंचुरीज ओल्ड पर बहुत ही रिलायबल टूल है एमेच्योर ऑपरेटर्स के लिए। मीटी इंडिया में इसके लिए स्पेसिफिकली लाइसेंस इशू करती है 12 साल और उससे ऊपर की एज के लोगों के लिए। हैम रेडियो सच में एक बहुत रिजिलियंट टेक है। हाँ, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में जब आपका नॉर्मल इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स पूरे वॉश आउट हो जाते हैं, तब हैम रेडियो ही हमारी आखिरी लाइफलाइन बनता है। टेक्नोलॉजी को सिंपली लोगों से कनेक्ट करने और उन्हें एजुकेट करने के लिए यूज करने का सबसे होलसम और बेस्ट एग्जाम्पल था। पर वही बात है ना यार, टेक्नोलॉजी का जो नेचर है वो टोटली न्यूट्रल होता है, उसके पीछे जो इंटेंशन होती है वो ह्यूमन होती है। हैम रेडियो का ये होलसम एग्जाम्पल एक एक्सट्रीम एंड है कम्युनिकेशन का, और ठीक इसका ऑपोजिट दूसरा एक्सट्रीम है द डार्क वेब। हाँ, वहाँ अलग ही दुनिया चल रही है। अभी हाल ही में न्यूज थी, NCB ने केरला में एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर को अरेस्ट किया, और वो बंदा डार्क वेब पर बैठकर एक पूरा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चला रहा था। पता है, नॉर्मली इंटरनेट और डार्क वेब टर्म्स में ना लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं दोनों सेम है। ये टॉर ब्राउजर क्या चीज होती है जिससे ये क्रिमिनल्स इतना सिक्योरली यूज करते हैं बिना ट्रैक हुए? मैं समझाती हूँ। टॉर का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर।
ये टेक्नोलॉजी ना आयरॉनिकली 1990s में यूएस नेवल रिसर्च लैब ने अपने खुफिया इंटेलिजेंस कम्युनिकेशंस को सिक्योर करने के लिए बनाई थी। अब जब आप नॉर्मल नेट यूज करते हैं, जैसे कोई साइट खोली, तो आपके आईएसपी को और गवर्नमेंट को इजीली पता होता है कि आपका आईपी कहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है और कहाँ जा रहा है। राइट, सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन होता है। पर टॉर नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। यहाँ डेटा कई रैंडम सर्वर्स के थ्रू बाउंस होता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं। हर नोड एन्क्रिप्शन की एक नई लेयर ऐड करता जाता है, बिल्कुल एक प्याज यानी अनियन के छिलकों की तरह। किसी भी सिंगल नोड को सिर्फ इतना पता होता है कि डेटा कहाँ से आया है और ठीक अगले स्टेप में कहाँ जाना है। पूरा पाथ एंड टू एंड किसी एक नोड को नहीं पता होता। वो तो ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता होगा। एग्जैक्टली। इससे यूजर की एनोनिमिटी कंप्लीटली अनब्रेकेबल बन जाती है। पर ट्रेजेडी ये है कि जिसे जेन्युइनली मिलिट्री सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वो वक्त के साथ इनलीगल ट्रेड्स और सिंडिकेट्स का बेस कैंप बन गया। एक तरफ हैम रेडियो है जो छोटे बच्चों को लिटरली स्पेस और स्टार्स से कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ वही एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड इंक्रिप्शन है जिसके पीछे क्राइम चल रहा है। ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये टेक्नोलॉजी के इस बहुत अजीब से ड्यूअल नेचर को हमारे सामने खोल के रख देता है। खैर, जाते जाते मैं आज की इस सारी टेक चर्चा को एक लेवल और आगे या फ्यूचर में ले जाना चाहता हूँ। आज हमने इतनी बातें की चिप्स और ट्रांजिस्टर्स की, पर ये सब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो चलते हैं। हाँ, बेस तो वही है उनका। और इनकी सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस और उससे पैदा होने वाली हीट। पर अब नई रिसर्च आ रही है फोटोनिक चिप्स पर। इन चिप्स में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की जगह रोशनी यानी लिटरली लाइट के फोटॉन्स, वेवगाइड्स और माइक्रोस्कोपिक लेजर्स यूज होते हैं कंप्यूटेशन के लिए। ओह, ये मैंने पढ़ा था कहीं। इट्स फैसिनेटिंग। सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं तो कोई फिजिकल हीट नहीं बनेगी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगी, और जो डेटा ट्रांसफर होगा वो बेसिकली लिटरली स्पीड ऑफ लाइट पर होगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जब इन्फॉर्मेशन स्पेशली फोटॉन्स के ही थ्रू ऑन चिप ट्रैवल करती है, तो डेटा कन्वर्जन का जो डिले आता था बीच में, वो टोटली जीरो हो जाता है। आजकल जो नए मैसिव कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स हैं, स्पेशली बड़े एआई मॉडल्स जो मैसिव एनर्जी ड्रेन करते हैं और डेटा सेंटर्स को गर्म कर देते हैं, उनके लिए फोटोनिक चिप्स एनर्जी क्राइसिस का एक अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बस ठीक, यही एक आखिरी थॉट है जिसके साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, कल को शायद हमारे मैसिव सर्वर्स, हमारे वर्किंग लैपटॉप्स और हमारी जेब में रखे फोन्स के प्रोसेसर बिजली से नहीं बल्कि लिटरली रोशनी के डेटा पर चलेंगे। What happens when our entire digital processing, हमारा दिमाग लगाने वाला सारा का सारा सिलिकॉन आर्किटेक्चर moves at the literal speed of light? फिर क्या लिमिटेशंस बचेंगी हमारे पास सोचने या क्रिएट करने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, now we will discuss chapter 3, space technology. I mean, अगर हम स्पेस को देखें ना, तो लगता है सब कुछ एक इनविजिबल ग्लू से जुड़ा हुआ है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। पर सोचिए, अगर हम टेलीस्कोप लगाएं और वहां कुछ ना मिले। हाँ, वहां टोटली कंप्लीटली नथिंग हो। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली नथिंग। तो क्या आज हमारी स्पेस साइंस का जो फाउंडेशन है या बेसिक फिजिक्स की पूरी रूल बुक है, वो खतरे में है? ओके, लेट अस अनपैक दिस। आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही क्लियर है अपना। बिल्कुल, और वो मिशन है इन टेक्निकल चीजों को आसान बनाना। सही कहा। इंडिया के जो एम्बिशियस स्पेस मिशंस है ना, वहां से लेकर डीप स्पेस की माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज तक हमें ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल बनानी है। इतनी सिंपल कि कोई भी ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली अपने डिनर टेबल पर बैठकर इसकी डीपली चर्चा कर सके। आई मीन, नो फॉर्मल लेक्चर्स, बस ठीक ठाक लॉजिक और ढेर सारे आहा मोमेंट। राइट। और मुझे लगता है सबसे बड़ा आहा मोमेंट तो शुरू में ही क्लियर कर देना चाहिए। देखिए, आज स्पेस का मतलब सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करना या कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में डाल देना नहीं है। हाँ, वो जमाना गया। एग्जैक्टली, जमाना गया। आज दुनिया के पावर डायनामिक्स में ना एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आ रहा है, एक स्ट्रक्चरल चेंज है। हमारा इंटरनेट, हमारा डेटा और नेविगेशन सिस्टम या फिर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही ले लीजिए, सब कुछ ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, राइट? बिल्कुल, सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। इस स्ट्रक्चरल चेंज को और इस पावर स्ट्रक्चर को समझना अब ना सिर्फ साइंस नहीं रह गया है, ये अब प्रैक्टिकली सर्वाइवल का हिस्सा बन चुका है। ये तो सच में काफी डीप है। तो चलिए इस नए पावर स्ट्रक्चर की जो शुरुआत है ना, वो अपने घर की छत से चांद तक के सफर से करते हैं। मैं इसरो का शेड्यूल देख रही थी और बाप रे, लगता है उनके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं है। हाँ, उनका कैलेंडर एकदम पैक्ड है।
आई मीन गगनयान मिशन और 2040 के मून लैंडिंग मिशन की तैयारियां एकदम पीक पर चल रही हैं। राइट। अभी हाल ही में उन्होंने IADT-01 यानी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया था। राइट, उन्होंने डमी कैप्सूल ड्रॉप किया था। हाँ वही। और अगर मैं इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करूँ ना, तो ये बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली की किसी लंबी जर्नी जैसा है। जैसे हम लोग वैष्णो देवी या किसी फॉरेन ट्रिप पर जाने से पहले लगेज और टिकट्स कम से कम 10 बार चेक करते हैं ना। हाँ, वो चेकिंग तो जरूरी है। बस इसरो ने वही किया है। उन्होंने एक 5 टन के डमी कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से हवा में गिराया ताकि ये तसल्ली हो सके कि DRDO का बनाया हुआ जो 10 पैराशूट वाला सिस्टम है वो ठीक टाइम पर खुलेगा या नहीं। सेफ रिटर्न जरूरी है ना। पर मैं एक चीज सोच रही थी। क्या बात है, बताइए। सीधे रॉकेट से टेस्ट करने के बजाय उन्होंने हेलीकॉप्टर से डमी क्यों ड्रॉप किया? देखिए, व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि ये IADT-01 ना कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप रिस्क एलिमिनेशन का प्रोसेस है। गगनयान का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ स्पेस में जाना नहीं है, बल्कि लोगों को सेफली वापस अर्थ पर लाना है। ओह अच्छा, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स होते हैं पहले। बिल्कुल। इसके बाद PAT होंगे, यानी पैड अबॉर्ट टेस्ट्स। उसमें ये चेक होगा कि बाय चांस अगर लॉन्च पैड पर ही आग लग जाए तो कैप्सूल कैसे एस्केप करेगा। मतलब सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, फिर आगे टेस्ट व्हीकल फ्लाइट्स हैं और सबसे जरूरी उनके अनमैन्ड मिशंस हैं, जिसमें वो व्योममित्रा नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट स्पेस में भेजेंगे। ये सारी ऐसी रिगरस टेस्टिंग 2026 तक चलने वाली है। ओके, और उसके बाद रियल मिशन होगा। राइट। तब जाकर 2027 में रियल गगनयान मिशन होगा, जहां एक्चुअल इंडियन एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। मतलब रिस्क का मार्जिन लिटरली जीरो करना है उन्हें। बिल्कुल। और इनकी प्लानिंग तो आगे तक की पूरी सेट लग रही है मुझे। बिल्कुल सेट है। उनके इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स बहुत स्ट्रैटेजिकली सेट किए गए हैं। गगनयान जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उनका पूरा फोकस 2035 पर शिफ्ट होगा। 2035 में क्या खास है? तब इंडिया का अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिट में होगा, और उसके बाद 2040 का अल्टीमेट गोल है जहां एक इंडियन एस्ट्रोनॉट एक्चुअली लूनर सरफेस पर लैंड करेगा। वाओ, मून लैंडिंग इन 2040। हाँ, ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ह्यूमन एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी का ग्लोबल डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, और इसका डायरेक्ट असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अगले एक डेकेड में $8 बिलियन से सीधा जंप करके $45 बिलियन होने वाली है। 45 बिलियन, ये नंबर सच में दिमाग घुमाने वाले हैं। आई मीन कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए। अगर थोड़ा हिस्ट्री में मुड़कर देखें तो अप्रैल 2025 में आर्यभट्टा सैटेलाइट की 50वीं एनिवर्सरी थी। हाँ, 1975 की बात है। राइट। 1975 में जब आर्यभट्टा लॉन्च करना था ना, तब हमारे पास तो अपना रॉकेट तक नहीं था। हमें सोवियत यूनियन के कॉस्मोस 3M रॉकेट पर डिपेंड करना पड़ा था उस वक्त। एक टाइम था जब स्पेस टेक के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता था हमें। सही बात है, टाइम की बात है। और अब देखिए, चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद पूरा देश 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मना रहा है। इस बार का जो थीम है वो भी इस पूरी जर्नी को परफेक्टली कैप्चर करता है। थीम है आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। बहुत एप्ट थीम है ये। हाँ, और साथ ही साथ एस्ट्रोसैट ने भी स्पेस में अपने 10 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसने ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी में पूरी दुनिया की मदद की है। अगर हम इसको थोड़ा बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो ये सारी सक्सेस ग्लोबली डीपली नोटिस की जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत पता क्या है? मई 2025 में दिल्ली में होने वाला ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट। ओह, जिसे GLEX 2025 कहते हैं। एग्जैक्टली, GLEX 2025। इस समिट का थीम है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स। सोचिए, आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी अपना इतना बड़ा एक्सप्लोरेशन समिट इंडिया में होस्ट करेगी। राइट, ये तो बिल्कुल अनथिंकेबल था। हाँ, ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल स्पेस डायनामिक्स में और इस पावर स्ट्रक्चर में इंडिया अब एक फॉलोअर नहीं रहा, हम अब एक सेंट्रल प्लेयर बन चुके हैं। सही कहा आपने। लेकिन वेट अ मिनट, ये सारे जो एम्बिशियस मिशंस हैं, स्पेस स्टेशंस हैं और मून लैंडिंग्स हैं,
ये सब तो तभी होंगे ना जब हमारे पास इन भारी भरकम पेलोड्स को ऊपर ले जाने की ताकत होगी। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, पेलोड कैपेसिटी सबसे जरूरी है। और वहीं पर एंट्री होती है ISRO के हेवी लिफ्टर LVM-3 की, जिसे हम प्यार से बाहुबली कहते हैं। मैंने अभी हाल ही में न्यूज़ देखी थी कि इनके नए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का बड़ा सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन्स में इतना स्पेशल क्या होता है? ये ना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मावल है। देखिए, क्रायोजेनिक का सिंपल मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पर फंक्शन करें। इस CE-20 इंजन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होती है। -183 डिग्रीज, ओह वाह। हाँ, और लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर एज अ फ्यूल यूज होती है। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही हैवी पेलोड्स को डीप स्पेस में पुश करने के लिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल थ्रस्ट जनरेट कर पाता है। वेट, होल्ड ऑन, एक सेकेंड। -253 डिग्री सेल्सियस मतलब एक रॉकेट इंजन जो लॉन्च के वक्त आग उगलता है, जिसका बाहरी टेम्परेचर हजारों डिग्री होता है, उसके ठीक अंदर -253 डिग्री का हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड हाइड्रोजन स्टोर होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये आपस में रिएक्ट करके फट क्यों नहीं जाते भाई? अरे, यही तो सारा खेल है इस टेक्नोलॉजी का। इसमें थर्मल इंसुलेशन और फ्लूइड डायनामिक्स का इतना प्रिसाइज कंट्रोल किया जाता है कि एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट दोनों एक ही सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी बिना एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किए। ये तो सच में कमाल की इंजीनियरिंग है। और इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो और भी इंटरेस्टिंग है। 1990s में इंडिया ने दूसरे देशों से ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मांगी थी। हाँ, पर हमें साफ मना कर दिया गया था। हाँ, वो डिनाइल वाला फेज। राइट। तब सबको लगता था कि हमारा स्पेस प्रोग्राम काफी पीछे चला जाएगा। लेकिन इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, वो डिनायल एक्चुअली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया। इसरो ने फिर अपना खुद का क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे कस्प कहते हैं। ओह, तो हमने खुद ही बना डाला। बिल्कुल, साल दर साल मेहनत की उन्होंने, और आज ये CE-20 इंजन ना सिर्फ हमारी टेक्निकल जरूरत पूरी कर रहा है, बल्कि ये ना पूरे देश की सेल्फ रिलायंस का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। एक तरह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ये। कमाल की बात है सच में। पर सच्चाई ये भी है ना कि ये स्पेस फील्ड बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत जीरो हो जाती है। हाँ, रिस्क तो हमेशा होता है वहाँ। जैसे PSLV-61 मिशन के साथ जो हुआ था, जहां EOS-9 सैटेलाइट फेल हो गया क्योंकि उस रॉकेट के थर्ड स्टेज में अचानक कुछ अनोमली आ गई थी। इसको देखकर मुझे वैसा ही लगता है जैसे किसी स्टूडेंट ने साल भर पूरी लगन से पढ़ाई की हो, सारे मॉक टेस्ट टॉप किए हों, पर ठीक फाइनल एग्जाम के दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए या पेपर खराब हो जाए। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। फेलियर्स तो देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक इनबिल्ट फीचर होते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम उस फेलियर से कितनी जल्दी रिकवर करता है अपने आप को। राइट, रिकवरीज की। जैसे उसी LVM-3 यानी बाहुबली रॉकेट ने इंडियन नेवी के लिए GSAT-7R यानी CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में एकदम परफेक्टली प्लेस किया। और सोचिए, इस सैटेलाइट का वेट लगभग 4400 किलो था। बाप रे, 4400 किलो। हाँ, ये पुराने GSAT-7 जिसे रुक्मिनी कहते थे, उसको रिप्लेस करेगा। और ये इंडियन ओशन रीजन में नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स को बिल्कुल रियल टाइम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन देगा। तो एक तरफ जहां सेटबैक हुआ, वहीं दूसरी तरफ तुरंत एक मैसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी मिल गई हमें। Here is where it gets really interesting. अब हेवी लिफ्टिंग और रॉकेट्स लॉन्च करने का ये जो काम है ना, ये सिर्फ इसरो या सरकारी डिपार्टमेंट्स तक सीमित नहीं रह गया है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे आ रहा है। वही ना, प्राइवेट सेक्टर बहुत अग्रेसिवली इस स्पेस में एंटर कर रहा है और लिटरली अपने रूल्स खुद लिख रहा है आजकल। अगर मैं सिर्फ 2 मेजर एग्जांपल्स ही लूं, तो एक तरफ स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट कंप्लीटली अनवेल कर दिया है। सही कहा, स्काईरूट बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एक स्टार्टअप है गैलेक्साई, जिनका मिशन दृष्टि लॉन्च होने वाला है, जो बेसिकली एक एडवांस्ड मल्टी सेंसर सैटेलाइट होगा। मुझे ना आपसे ये समझना है कि इन प्राइवेट प्लेयर्स के आने से ग्राउंड रियलिटी आखिर कितनी बदल रही है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जब से स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खुला है, तब से इनोवेशन की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ गई है। अगर हम विक्रम-1 की ही बात करें ना, तो यहाँ ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल का टेक्निकल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? देखिए, कई नई कंपनीज पहले सब ऑर्बिटल रॉकेट्स बनाती हैं।
वो ऊपर तो जाते हैं, स्पेस के एज तक जरूर जाते हैं, पर उनकी आगे बढ़ने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो अर्थ की ग्रेविटी को बैलेंस कर सकें। इसलिए वो थोड़ी देर में वापस नीचे गिर जाते हैं। ओह, अच्छा, तो वो ऑर्बिट नहीं कर पाते अर्थ को। राइट। लेकिन स्काईरूट का जो विक्रम-1 है ना, वो एक ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे कम से कम 7.8 किलोमीटर्स पर सेकंड की कंटिन्यूस स्पीड को हिट करना होता है। तब जाकर पेलोड ऑर्बिट में स्टेबल सेट हो पाता है और अर्थ के लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये स्पीड प्राइवेटली अचीव करना ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अमेजिंग स्पीड है ये तो। और वो गैलेक्साई का मिशन दृष्टि, उसमें क्या अलग है ऐसा? आई मीन, नॉर्मल सैटेलाइट्स तो ठीक से क्लाउड कवर के थ्रू देख भी नहीं पाते हैं, हमेशा वेदर इश्यूज होते हैं। वहीं तो इनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू छुपा है। मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट होने वाला है जो मल्टी सेंसर ऑप्टिकल और रेडार इमेजिंग दोनों एक साथ यूज करेगा। ऑप्टिकल और रेडार एक साथ? हाँ, नॉर्मल ऑप्टिकल सैटेलाइट्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन का कैमरा। अगर बीच में बादल आ गए या फिर रात का अंधेरा हो गया तो वहां कुछ नहीं दिखेगा, राइट? हाँ, ऑब्वियसली वो तो ब्लॉक हो जाएगा। पर गैलेक्स आई ऐसी रडार टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो क्लाउड्स और अंधेरे दोनों को इजीली पेनिट्रेट कर लेती है। इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे कंडीशंस कैसी भी हों, उन्हें 24/7 परफेक्ट ऑब्जर्वेशन डेटा मिलेगा। मतलब कोई छिट्टी नहीं, दिन रात ऑब्जर्वेशन। अब अगर इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज अपने अपने सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में भेजेंगी, तो वहां की सिचुएशन एक्चुअल में क्या होने वाली है आगे चलकर? वहां डेफिनेटली बहुत भीड़ बढ़ने वाली है। वही तो, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ही थोड़ी जा रहे हैं। इंटरनेट सैटेलाइट्स की तो वहां पूरी एक लाइन लगी हुई है। अब स्पेसएक्स का स्टारलिंक अभी इंडिया में एंटर कर रहा है, वो भी हजारों सैटेलाइट्स के साथ। स्टारलिंक तो बस शुरुआत है। और एक नया नाम और सुनने में आ रहा है, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। अगर मैं इन सब चीजों को सिंपली एक्सप्लेन करूं तो जियोसिंक्रोनस यानी जियो सैटेलाइट्स और लियो सैटेलाइट्स में बिल्कुल वही फर्क होता है जो एक मैसिव ओशन कार्गो शिप और एक ड्रोन डिलीवरी स्वॉर्म में होता है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत एक्यूरेट है स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। राइट। जियो सैटेलाइट्स ना कार्गो शिप की तरह लगते हैं मुझे। बहुत बड़ा डेटा एक साथ हैंडल करते हैं। अर्थ से लगभग 35,000 किलोमीटर दूर होते हैं, इसीलिए डेटा आने जाने में लंबा टाइम लगता है, लेटेंसी ज्यादा होती है। लेकिन स्टारलिंक जैसे लियो सैटेलाइट्स तो ड्रोन स्वॉर्म की तरह है ना? एकदम सही। वो अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं। हाँ, वो सिर्फ 500 से 2000 किलोमीटर ही ऊपर है और हजारों की संख्या में ऑर्बिट कर रहे हैं। और इनके बीच में ना ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स यानी स्पेस लेजर्स लगे हुए हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, तो ऑब्वियसली इंटरनेट स्पीड एकदम इंस्टेंट होती है यहाँ। और इसमें ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ने तो ना एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ ली है। अच्छा, उसमें क्या नया किया उन्होंने? देखिए, स्टारलिंक के लिए आपको नॉर्मली घर पर एक स्पेशल डिश रिसीवर लगाना पड़ता है, राइट? लेकिन ब्लूबर्ड के सैटेलाइट्स इतने ज्यादा पावरफुल बनाए गए हैं कि वो लियो से डायरेक्ट किसी भी ऑर्डिनरी स्मार्टफोन पर नेटवर्क देंगे। वेट, डायरेक्ट फोन पर बिना किसी डिश के? हाँ, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। पर यहां से ना एक बहुत बड़ा और सीरियसली वरिंग क्वेश्चन रेज होता है। दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर इतने हजारों सैटेलाइट्स एक साथ अर्थ के बिल्कुल करीब लियो में घूमेंगे तो भाई साहब वहां ट्रैफिक जाम का क्या होगा? हाँ, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं। वही ना, कोलिजन या आपस में टकराव का डेंजर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इस वक्त। दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। पर स्पेस में अगर दो सैटेलाइट टकराएं तो वो वहाँ हजारों टुकड़ों में बटेंगे और बाकी सारे आसपास के सैटेलाइट्स को भी ऑब्वियसली बर्बाद करेंगे। उस कंडीशन को केस्लर सिंड्रोम भी कहते हैं, जहां एक कोलिजन से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाप रे! तो इस स्पेस ट्रैफिक जैम को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है फाइनली? इसी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिगंतरा नाम के एक इंडियन स्टार्टअप ने अपना मिशन स्कॉट लॉन्च किया है, यानी स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ओके, ये क्या करता है एग्जैक्टली? ये बेसिकली समझ लीजिए कि स्पेस का एक ट्रैफिक कैमरा है जो अर्थ के आसपास घूम रहे उस पूरे स्पेस डेब्रीज और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल रियल टाइम में ट्रैक करेगा। पर सच कहूं तो सिर्फ ट्रैकिंग से पूरा काम नहीं चलेगा। स्पेस में ना एक लीगल फ्रेमवर्क की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। तो अभी करंट लॉ की क्या सिचुएशन चल रही है? इंडिया में हमारे पास आयन स्पेस नाम की बॉडी तो पहले से है ना, जो इन सब प्राइवेट स्पेस कंपनीज को रेगुलेट करती है। क्या वो इन सब पर रूल एनफोर्स नहीं कर सकते? देखिए, आयन स्पेस नो डाउट एक बहुत अच्छी शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से, पर टेक्निकली देखा जाए तो उसके पास कोई लीगली बाइंडिंग स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है अभी। अगर इंडिया को
एक्चुअली इस मैसिव स्पेस बूम को सेफली आगे मैनेज करना है ना, तो हमें एक प्रॉपर लीगली बाइंडिंग नेशनल स्पेस लॉ लाना ही होगा। ओह, तो मतलब इंटरनेशनली रूल स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल। इसके पीछे बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जैसे 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी है। उसके मुताबिक अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट कल को स्पेस में कोई एक्सीडेंट करता है या डैमेज क्रिएट करता है, तो उसकी सारी लायबिलिटी डायरेक्टली उस देश की सरकार पर आती है, कंपनी पर नहीं। ओह वाओ, मतलब कंपनी की गलती का बिल सरकार भरेगी? हाँ, प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी तब तक खुलकर बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे जब तक एफडीआई रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली क्लियर ना उनके लिए। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। खैर, लीगल इश्यूज अपनी जगह है, पर टेक्नोलॉजी जिस बुलेट स्पीड से भाग रही है उसके जरा एग्जांपल्स देखिए आप। हाँ, टेक तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। नासा आजकल एआई सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है, जिसे वो लोग डायनामिक टारगेटिंग कहते हैं। मतलब पहले एक सैटेलाइट फोटो लेता था जमीन पर, रॉ डेटा भेजता था, और यहाँ बैठे साइंटिस्ट घंटों एनालाइज करके देखते थे कि ओहो, इस फोटो में तो सिर्फ बादल भरे हैं, इसे डिलीट करो, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, पहले बहुत बैंडविड्थ वेस्ट होती थी इसमें। एग्जैक्टली। और अब देखिए, सैटेलाइट के ठीक अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी है उन्होंने। वो अब आसमान में खुद डिसीजन लेगा कि भाई ये इमेज यूजफुल है या सिर्फ क्लाउड कवर्ड है। अगर यूजफुल नहीं है तो वो उसे जमीन पर भेजेगा ही नहीं। सोचो, ऐसे कितनी सारी एनर्जी और बैंडविड्थ बचेगी ना। बहुत टाइम एंड रिसोर्सेज बचेंगे इससे, सच में। और वहीं दूसरी तरफ गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर देखिए, वो लोग 2027 तक स्पेस में प्रॉपर्ली सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। डेटा सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए अर्थ पर कितनी एनर्जी लगती है एसी वगैरह में, पर स्पेस में देखिए कूलिंग और कंटिन्यूअस सोलर पावर बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। मुझे लगता है ये जो पूरा अर्थ इंटेलिजेंस का मार्केट है ना, ये आने वाले वक्त में कंप्लीटली बूम करने वाला है। ये अर्थ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सच में बहुत ही डीप है। हम एक्चुअली ऊपर बैठकर अर्थ की हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट को लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो का एक मैसिव जॉइंट वेंचर है। हाँ, निसार बहुत न्यूज में रहता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडार मिशन है जिसमें एल बैंड और एस बैंड दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर यूज हो रहे हैं। आई थिंक इसको समझने के लिए ना एक एनालॉजी बेस्ट रहेगी। मान लीजिए निसार एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड मेडिकल स्कैनर की तरह है। हाँ, एनालॉजी से आसान हो जाएगा। जो इसका एल बैंड है वो बिल्कुल एक्सरे की तरह काम करता है। ये कितने भी घने जंगलों यानी डेंस फॉरेस्ट के पार पार देख के सीधा जमीन की सतह को माप कर सकता है। और जो दूसरा एस बैंड है वो आप कह सकते हैं किसी सरफेस अल्ट्रासाउंड की तरह है, जो आउटर लेयर को या फसल की हेल्थ और पेड़ पौधों की फाइन डिटेल्स को डीपली कैप्चर करता है। राइट, दोनों के रोल्स बिल्कुल अलग और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, और इन दोनों बैंड्स को अगर हम मिला दें तो चाहे कितने भी थिक बादल हों या घोर अंधेरा हो, हमें लिटरली जमीन की एग्जैक्ट रियल टाइम कंडीशन और डेटा मिल जाता है। बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। और इसी मॉनिटरिंग को और आगे बढ़ाते हुए सेंटिनल-6B सैटेलाइट भी अब रेडी है, जो ओशंस और सी लेवल को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के लिए तैयार है। पर मुझे इन सब से ना एक डर सा लगता है कभी-कभी। किस बात का डर? हम नेविगेशन और डेटा के लिए इन स्पेस सैटेलाइट्स पर इतना टोटली डिपेंड हो गए हैं आजकल जी। कि अगर कोई इनके सिग्नल्स को आगे चलकर मैनिपुलेट कर दे तो ग्राउंड पर बहुत बड़ा सीरियस खतरा हो सकता है। जी। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि दिल्ली के बिल्कुल ऊपर फ्लाई कर रहे कमर्शियल पैसेंजर प्लेन्स के साथ किसी ने जीएनएसएस स्पूफिंग की है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस एविएशन सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। देखिए, लोग आमतौर पर अपने फोन में मैप यूज करते हैं, और कभी-कभी क्या होता है, मैप उन्हें गलत रास्ता दिखाकर किसी खेत या डेड एंड में ले जाता है। हाँ, वो तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ। बड़ा फनी लगता है तब तो। वही ना, कार में तो वो थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए किसी पैसेंजर एयरक्राफ्ट में पायलट्स प्योर तरीके से ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं जी। और अचानक वो सिस्टम उन्हें गलत हाइट या बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन दिखा दे। बाप रे, वो तो डिजास्टर हो जाएगा। एग्जैक्टली। इस जीएनएसएस स्पूफिंग में एक्चुअली एक बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे हम पावर ओवर मैच कहते हैं। वेट, ये पावर ओवर मैच क्या चीज होती है और इससे ये बड़े बड़े प्लेन्स इसका शिकार कैसे बन जाते हैं?
मैं थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। सैटेलाइट से जो नेविगेशन सिग्नल ज़मीन या प्लेन तक आता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, लगभग 20,000 किलोमीटर दूर से आता है वो। इसलिए अर्थ तक पहुंचते पहुंचते वो सिग्नल ऑटोमेटिकली काफ़ी वीक हो जाता है। ओके, मेक सेंस, डिस्टेंस की वजह से वीक हो गया। अब अगर कोई हैकर, जिसे हम स्पूफर कहते हैं, वो ज़मीन से ही एक फेक काउंटरफीट सिग्नल प्लेन की तरफ डायरेक्टली भेजता है और उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर डाल देता है, तो उसकी एक्स्ट्रा पावर उस रियल सैटेलाइट सिग्नल को ईजिली ओवरमैच कर लेती है। ओह, तो मतलब प्लेन उस फेक सिग्नल को रियल मान लेता है। बिल्कुल। प्लेन का जो रिसीवर है वो उस वीक ओरिजिनल सिग्नल को इग्नोर कर देता है और इस स्ट्रॉन्ग फेक सिग्नल को रियल समझ लेता है, और ऐसे पूरा का पूरा नेविगेशन मैनिपुलेट हो जाता है इनका। ये तो सच में बहुत स्कैरी है। तो इस इतनी डेंजरस स्पूफिंग से बचने का क्या रास्ता है फिर? हमें समझ आना चाहिए कि स्पेस टेक अब सिर्फ स्पेस की दूर की बात नहीं रही है, हमारी जमीन की एक्चुअल सेफ्टी उस पर डिपेंड करती है। देखिए, इसका एक सॉलिड सोल्यूशन है जो हाल ही में यूके में DSTL ने एक्चुअली डेवलप किया है। उन्होंने एक क्वांटम एटॉमिक क्लॉक बनाई है। क्वांटम एटॉमिक क्लॉक? ये नॉर्मल घड़ी से कैसे अलग है? नॉर्मल डिजिटल क्लॉक्स में ना एक डिजिटल ऑसिलेटर होता है जो वक्त देखता है, पर ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, ये एटम्स की इंटरनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली मेजर करके एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट करती हैं। ये अनबिलीवेबली और एक्सट्रीमली प्रिसाइज होता है। अच्छा, तो इससे नेविगेशन का इश्यू कैसे सॉल्व होगा? अगर ऐसी एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्वांटम क्लॉक्स को फ्लाइट्स और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम्स के ठीक अंदर फिट कर दिया जाए, तो उन प्लेन्स को अपना टाइम और एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उन एक्सटर्नल सैटेलाइट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ओह, आई गेट इट। वो खुद ही अंदर अंदर वेरीफाई कर लेंगे। एग्जैक्टली। वो अपने इंटरनल सिस्टम से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि जो बाहर से सिग्नल आ रहा है वो असली है या किसी स्पूफर का फेक सिग्नल है। That is brilliant. So, what does this all mean ultimately? हमने अर्थ की ज़मीन की सेफ्टी देखी, ऑर्बिट के ट्रैफिक जैम को भी अच्छे से समझ लिया। चलिए अब थोड़ा अपने इस ब्लू प्लैनेट से बाहर निकलते हैं, डीप स्पेस की तरफ। हाँ, डीप स्पेस मिस्ट्रीज की बात अलग ही होती है। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है ना, वो सन की ऐसी डिटेल्स हमारे सामने अनकवर कर रहा है जिसने पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि नासा को भी चौंका दिया है। आदित्य L1 ने हाल ही में एक फिनोमेनॉन डिटेक्ट किया जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में गैमॉन सोलर स्टॉर्म कहा जा रहा है। हाँ, ये डिस्कवरी बहुत बड़ी हाईलाइट थी न्यूज में। असल में हुआ क्या कि 2 मैसिव CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस, जो बेसिकली सूरज से निकलने वाले भारी आग और रेडिएशन के तूफान होते हैं, वो डीप स्पेस में निकलकर आपस में ही टकरा गए। यहाँ ना आदित्य L1 का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और अचीवमेंट पता है क्या है? उसने फर्स्ट टाइम इन CMEs के आपस में टकराने को डायरेक्टली विजिबल लाइट में ऑब्जर्व और ट्रैक किया है। विजिबल लाइट में? ओह वाओ, दैट इज ह्यूज। और इस डायरेक्ट डेटा से ना साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि आपस में जुड़ने के बाद एक मैसिव मैग्नेटिक रिकनेक्शन रीजन फॉर्म हो गया वहां, जो लगभग 1.3 मिलियन किलोमीटर लंबा था। 1.3 मिलियन किलोमीटर। अगर हम इसको अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ये अर्थ के पूरे डायमीटर से 100 गुना ज्यादा बड़ा स्पेस है। इसके ठीक साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने सूरज के विजिबल सरफेस पर, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वहां हीलियम की अबंडेंस के नए कंस्ट्रेंट्स फाइंड आउट किए हैं। नासा भी इस रेस में पीछे नहीं होगा डेफिनेटली। बिल्कुल नहीं। नासा के IMAP और सोलर ऑर्बिटर मिशंस कंटिन्यूअस बेसिस पर इन सोलर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करते जा रहे हैं, ताकि हम ठीक से समझ सकें कि आखिर ये क्रेजी सोलर स्पेस वेदर काम कैसे करता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और अगर हम मार्स की तरफ जाएं तो लद्दाख के छोकर रीजन में एक बिल्कुल नया होप रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ है। हाँ, होप स्टेशन की एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। देखिए, अब इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे समझिए कि कोई इंसान उठते ही सीधे माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ता ना। वो पहले शिमला या मनाली में जाकर उस एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर में जैकेट पहनकर प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लेता है, आदी होता है। सही बात है, प्रिपरेशन जरूरी है। वैसा ही ये स्टेशन है जो जमीन पर, अर्थ पर, मून और मार्स जैसी वो एक्सट्रीम कंडीशंस, वो जमाने वाली ठंड और अकेलेपन को आर्टिफिशियली सिम्युलेट करता है, ताकि जो हमारे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ की आने वाली हार्श रियलिटी के लिए पहले से तैयार हो सकें। और पता है, इन सब तैयारियों के बीच मार्स एक्सप्लोरेशन में हाल ही में एक बहुत बड़ा झटका लगा है पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को। ओह, क्या हुआ वहाँ?
नासा का जो मेविन मिशन था ना, जो लगभग पिछले 1 दशक से मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर को डीपली स्टडी कर रहा था, उससे अचानक कंप्लीटली कांटेक्ट टूट गया है। इतने लंबे साल का पुराना साथी जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, वो अचानक साइलेंट हो गया स्पेस में। ओह, दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। इतने साल बाद सडनली कांटेक्ट लूज होना। लेकिन जैसा कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। नासा का बिल्कुल नया एस्केपेड मिशन पहले से तैयार है और ऑलरेडी उस रास्ते पर निकलने वाला है जो मार्स के उस कॉम्प्लेक्स ड्यूअल मैग्नेटिक फील्ड को आगे और भी डीपली एक्सप्लोर कर पाएगा। वाओ, दैट इज ग्रेट न्यूज़। पर इन प्लानिटरी स्टडी से आगे जब हम डीप स्पेस अनोमलीज की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसी अजीब डिस्कवरीज होती हैं जो डायरेक्टली फिजिक्स के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर डालती हैं। जैसा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में ENTs यानी एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स ट्रैक किए हैं आसमान में। हाँ, ENTs यूनिवर्स के एक्चुअली सबसे ज्यादा वायलेंट और सुपर ब्राइट इवेंट्स में आते हैं। सही कहा। और इनकी ताकत का अंदाजा ना अब बस इस एक बात से लगाइए कि ये गामा रे बर्स्ट्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके। और यहाँ तक कि कई सालों तक अकेले डीप स्पेस में ग्लो करते रहते हैं ऐसे ही। और इस पूरे फिनोमेना के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो सुनने में और भी टेरिफाइंग लगता है। इस वायलेंट प्रोसेस को साइंटिस्ट एक टर्म देते हैं, स्पगेटिफिकेशन। स्पगेटिफिकेशन। ये तो किसी खाने की डिश जैसा साउंड कर रहा है। नाम सुनने में फनी है पर प्रोसेस उतना ही डिस्ट्रक्टिव है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा तारा है जो हमारे सूरज से भी कई गुना ज्यादा मैसिव है। जब वो तारा घूमते घूमते किसी एक्सट्रीमली मैसिव ब्लैक होल के बिल्कुल पास से गुजरता है ना, तो ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी उस तारे को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचने लगती है। ओके, तो मतलब ब्लैक होल उसे अपने अंदर पुल कर रहा है। हाँ, पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ग्रेविटी उस तारे के फ्रंट हिस्से पर इतनी स्ट्रांग एक्ट करती है और बैक हिस्से पर कंपैरेटिवली कम होती है कि वो पूरा का पूरा जायंट तारा ही एक लंबे नूडल या स्पैगेटी की तरह स्पेस में लंबा खिंच जाता है और फिर ब्लैक होल उसे कंप्लीटली श्रेड करके निकल जाता है हमेशा के लिए। बाप रे, दैट इज कंप्लीटली टेरिफाइंग एंड फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम। स्पगेटी बन जाता है तारे का। बिल्कुल। और इन सब वायलेंट और वियर्ड इवेंट्स को और क्लोजली डीपली देखने के लिए ना, अब चिले में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी अपने बिल्कुल फाइनल कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में आ चुका है। ओ, ये वही है ना जिसमें वो मैसिव कैमरा लगा है? एग्जैक्टली। इस टेलीस्कोप में 3200 मेगापिक्सल का एक मैसिव डिजिटल कैमरा लगाया गया है। वेट कितना? 3200 मेगापिक्सल्स। हमारे सबसे एडवांस्ड और महंगे स्मार्टफोन्स में मुश्किल से 100 या 200 मेगापिक्सल होता है। तो इस 3200 मेगापिक्सल की इमेजिंग कैपेबिलिटी कैसी होगी सोचो। वही ना, अब हम इस यूनिवर्स को उस क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। दैट इज जस्ट इनसेन। लेकिन इन सब मिस्ट्रीज के बीच ना एक नई डिस्कवरी ऐसी आई जिसने टोटली मेरा सबसे बड़ा आहा मोमेंट ट्रिगर कर दिया, सच बताऊं तो। और वो है NGC 1052 DF2 गैलेक्सी की डिस्कवरी। हाँ, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। ये करंट फिजिक्स कम्युनिटी के लिए सच में एक बहुत ही बड़ा शॉक और पजल है अभी के टाइम। वही ना, क्योंकि अब तक हमारी फंडामेंटल समझ क्या कहती थी, यही कि यूनिवर्स का जो पूरा मास है वो सिर्फ उस विजिबल लाइट या इन स्टार्स में लिमिटेड नहीं है जो हमें आसमान में दिखते हैं। राइट, विजिबल मैटर तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। बल्कि यूनिवर्स में लगभग 27% मास एक ऐसे इनविजिबल सब्सटेंस से आता है जिसे हम सालों से डार्क मैटर बुला रहे हैं। और यही वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्लू है जो किसी भी गैलेक्सी के पूरे शेप को होल्ड करके रखती है, वरना सारे स्टार्स आपस में बिखर जाएंगे। राइट? सही बात है, हमने टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ा है अब तक। लेकिन जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स ने इस एग्जैक्टली NGC 1052 DF2 गैलेक्सी को डीपली ठीक से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें वहां कुछ बहुत ही अजीब और शॉक करने वाला दिखा। मुझे लगता है लिसनर्स जानना चाहेंगे कि उन्हें आखिर वहां क्या अजीब दिखा। क्या वहां कोई बड़ा ब्लैक होल नहीं था? नहीं, देखिए, बात यहां ब्लैक होल की नहीं है, बात उस इनविजिबल ग्लू की है जिसका अभी आपने जिक्र किया। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डेटा से क्लियरली पाया कि उस पूरी के पूरी गैलेक्सी में डार्क मैटर है ही नहीं। वेट, व्हाट? डार्क मैटर है ही नहीं? जीरो? एब्सोल्युटली जीरो। वहां का सारा ग्रेविटेशनल मास सिर्फ और सिर्फ उसके अपने विजिबल स्टार्स और नॉन मैटर से ही आ रहा था और कुछ था ही नहीं। पर ये तो कंप्लीटली कॉन्ट्ररी है उस सबके जो हम बचपन से कॉस्मॉस के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं।
एग्जैक्टली अगर यूनिवर्स में किसी पर्टिकुलर गैलेक्सी को बाइंड करने के लिए उस डार्क मैटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो इसका प्लेनली मतलब ये हो सकता है कि हमारी करंट थ्योरीज ग्रेविटी के इस फंडामेंटल बिहेवियर को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हैं। हम कहीं गलत हैं। ओ माय गॉड, तो इसका लिटरली मतलब ये है कि हम जो बेस ही लेके चल रहे थे आज तक, वो ही ठीक नहीं था, वो ही फ्लॉड हो सकता है। और यही डार्क अनोमलीज और इन मिसिंग पजल पीसेस को एक्चुअली ढूंढने के लिए ना रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आजकल एक बहुत ही एम्बिशियस मून मिशन पर रिगोरसली काम कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने प्रत्यूष रखा है। हाँ, प्रत्युष के बारे में काफी बज है कम्युनिटी में। ये बेसिकली एक स्पेशल लूनर रेडियो टेलीस्कोप होने वाला है, जो चांद के उस एक्सट्रीम डार्क और बिल्कुल क्वाइट साइड पर जाकर केयरफुली प्लेस किया जाएगा, जहां अर्थ के सारे रेडियो नेटवर्क्स, एफएम स्टेशंस और कम्युनिकेशन सिग्नल्स का रत्ती भर भी शोर नहीं पहुंच पाता। राइट, क्योंकि मून का मास अर्थ के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है वहाँ। एग्जैक्टली वहां एकदम प्योर सन्नाटे में बैठकर ये टेलीस्कोप डायरेक्ट कॉस्मिक डॉन यानी उस प्राइमल वक्त की वो फेंट आवाजें ठीक से सुनेगा, जब प्रैक्टिकली यूनिवर्स में पहले ठीक-ठाक तारे और नई गैलेक्सीज बन रहे थे। प्रत्युष जैसे एक्सट्रीमली एडवांस्ड मिशंस ना हमें असल में प्रैक्टिकली बता पाएंगे कि इस यूनिवर्स का अर्ली एवोल्यूशन ठीक कैसे हुआ था। आई मीन क्या पहले सच में डार्क मैटर कंसोलिडेट हुआ और फिर उसने नॉर्मल गैस को पुल करके सारे स्टार्स बनाए, या एक्चुअली स्टार्स पहले ही इंडिपेंडेंटली बन गए थे उनके बिना। साइंस इतनी आगे निकल आई है ना। वाहिदुन, जब हम इस डीप टाइम की तरफ इतना पीछे मुड़कर झांकते हैं ना, तो वहाँ फिजिक्स, साइंस और डीप फिलॉसफी की जो बीच की लाइंस हैं वो टोटली ब्लेंड होने लगती हैं एक दूसरे में। सही कहा, बिल्कुल मैजिक के जैसा लगता है ये सब। तो ठीक है, आज हमने इंडियन मिडिल क्लास के उस वैष्णो देवी ट्रिप वाले पैकिंग स्टाइल से डायरेक्ट मैच करते हुए IADT पैराशूट्स टेस्ट को समझा, LVM-3 यानी बाहुबली के उस क्रायोजेनिकली फ्रोजन पावरफुल -250 डिग्री इंजन का पूरा मैकेनिक्स देखा, और हमने प्राइवेट सेक्टर के बूम को भी ट्रैक किया। हाँ, और देखा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर सीधा ऑर्बिट में कार्गो शिप्स और ड्रोन स्वॉर्म्स की तरह अपनी जगह बहुत तेजी से बना रहा है। साथ ही फ्लाइट एविएशन स्पूफिंग की उन कॉम्प्लेक्सिटी से भी गुजरकर हमने डायरेक्टली ब्लैक होल्स के बनाए स्पैगेटी वाले NEITs को भी एक्सप्लोर कर डाला, और डार्क मैटर की आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखी है हमने। राइट। पर इस पॉडकास्ट से जाते जाते अपने लिसनर दोस्तों के लिए इस एक थॉट को दिमाग में डीपली प्रोसेस करने की कोशिश कीजिएगा। सोचिए, जिस इनविजिबल डार्क मैटर के प्योर एग्जिस्टेंस पर सालों से पूरी स्पेस फिजिक्स और हमारी आसपास की आम रियलिटी का ठीक अंडरस्टैंडिंग टिका हुआ था, आज सडनली वही डार्क मैटर उस एक गैलेक्सी में टोटल और कंप्लीटली एब्सेंट पाया गया है। बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल डाउट है ये साइंस के लिए। क्या हम इस यूनिवर्स को आज तक एग्जैक्टली वैसे ही ठीक समझ रहे थे, जैसे एक छोटा बच्चा जिसके पास सिर्फ आधा ठीक पजल हो और वो पूरी ओरिजिनल तस्वीर का बिल्कुल गलत अंदाजा लगा ले? क्या हमारी सारी स्पेस साइंस की आगे आने वाली सारी मेन थ्योरीज या फिर ग्रेविटी को लेकर हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अब आगे जाकर बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से लिखी जाएंगी? इस डीप प्रोवोकिंग क्वेश्चन को अपने अकेले माइंड में आराम से मल करते रहिएगा, सोचिएगा थोड़ा इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटार्स। स्पेस की सबसे एक्सट्रीम और मिस्टीरियस चीजों में से एक। हाँ, देखा जाए तो ये मैग्नेटार्स एक्चुअली हैं क्या? हमने ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में तो काफी सुना है। राइट। जैसे जब एक बहुत मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड में सुपरनोवा बनकर फट जाता है, तो उसका जो बचा हुआ बिल्कुल डेंस कोर होता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। एग्जैक्टली वही। और इन न्यूट्रॉन स्टार्स में से ना कुछ इतने अजीब होते हैं कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जिनको हम मैग्नेटार्स बोलते हैं। हाँ, और यहाँ पर ना सबसे बड़ा अहम मोमेंट तब आया जब 2004 के एक फ्लेयर इवेंट को स्टडी किया गया। उसमें से निकली जो हाई एनर्जी गैमा रेज थी, उन्होंने एक नया मैकेनिज्म रिवील किया, आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस। ये टेक्निकल टर्म सुनने में थोड़ा अरे वेट, इसका रिजल्ट क्या है वो सुनिए। इस प्रोसेस के जरिए ना असली सोना बनता है, प्योर गोल्ड। ओह वाह,
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि कैसे यूनिवर्स की सबसे वायलेंट घटनाएं हमारी धरती के सबसे कीमती एलिमेंट्स बनाती हैं। I mean, इसको ऐसे समझिए जैसे आपके घर के प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाए और जब वो फटे तो उसमें से दाल की जगह असली सोने के सिक्के बरसने लगे। सही एनालॉजी है, क्योंकि वहाँ प्रेशर और ग्रेविटी का अजीब ही एक्सट्रीम खेल चल रहा होता है। और देखिए, एक्सट्रीम ग्रेविटी की बात हो ही रही है, तो ब्लैक होल्स की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो ग्रेविटी सबसे सुप्रीम है। राइट। तो अभी इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने जो आरीज इंस्टीट्यूट से हैं, उन्होंने NGC4395 नाम की एक गैलेक्सी में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ढूंढा है, जिसे IMBH कहते हैं। अच्छा, ये IMBH स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच का है क्या? हाँ, ये धरती से करीब 4.3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और हमारे सूरज से लगभग 22,000 गुना ज्यादा मास वाला है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि स्टेला मास ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल तो सुने थे, ये इंटरमीडिएट क्या है? ये थोड़ा रेयर फाइंड है। मुझे तो ये किसी टिपिकल इंडियन कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा लग रहा है। लाइक स्टेला ब्लैक होल्स वो फ्रेशर्स या जूनियर एम्प्लॉइज हैं जो रोज हायर होते हैं, सही है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स डायरेक्ट CEO हैं। तो क्या ये IMBH वो मिडिल मैनेजमेंट है जो मिलना बहुत मुश्किल होता है लेकिन कंपनी के लिए सबसे जरूरी है? सही पकड़ा, ये मिडिल मैनेजमेंट ही है जो गैलेक्सी के एवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 6% मैटर ही खा रहा है। वेट, सिर्फ 6%? हाँ, स्लो फीडिंग कर रहा है ताकि गैलेक्सी स्टेबल रहे। ओह वाह, मतलब बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और गैलेक्सीज की ही बात करें तो अभी एक नई बुलजाई गैलेक्सी मिली है, ADD 131442। हाँ, वो रिंग वाली गैलेक्सी, राइट? एग्जैक्टली। आई मीन, आमतौर पर गैलेक्सीज में 2 या 3 विजिबल रिंग्स होती हैं, पर इसमें स्ट्रिक्टली 9 विजिबल रिंग्स हैं और ये हमारी मिल्की वे से 2.5 गुना बड़ी है। ये स्ट्रक्चर नेचुरली नहीं बनता, इसके पीछे एक हेड ऑन कोलिजन है। करीब 50 मिलियन साल पहले एक ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी इसके बिल्कुल सेंटर से टकराकर निकल गई थी। ओह, आई गेट इट। ये तो वही बात हो गई जैसे शाम की चाय के कप में आपका बिस्किट सीधे बीचों बीच गिर जाए और उससे जो चाय में लहरें बनती हैं। बिल्कुल वैसी ही डेंसिटी वेव्स स्पेस में बनी है। उन्हीं वेव्स की वजह से वो 9 रिंग्स दिख रही हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रिंग्स हमेशा नहीं रहेंगी, कुछ अरब सालों में ये डिसिपेट हो जाएंगी। टाइम स्केल ही इतना बड़ा है यूनिवर्स का। और एंशिएंट चीज़ों से याद आया, नासा का लूसी स्पेसक्राफ्ट अभी डोनाल्ड जोहानसन एस्ट्रॉइड के पास से गुजरने वाला है, जो लगभग 139 मिलियन माइल्स दूर है। राइट। और इस एस्ट्रॉइड का नाम उस साइंटिस्ट पर रखा गया है जिन्होंने इंसानों के सबसे पुराने पूर्वज लूसी का फॉसिल खोजा था, 3.2 मिलियन साल पुराना। क्या बात है, मतलब जैसे लूसी ने ह्यूमन एवोल्यूशन समझाया, वैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड्स के जरिए अर्ली सोलर सिस्टम समझाएगा। एग्जैक्टली। तो दूर की गैलेक्सीज और एंशिएंट एस्ट्रॉइड से वापस आते हैं अपने सोलर सिस्टम के बॉस पर, यानी सूरज। वहां तो अभी इसरो ने धूम मचाई हुई है। हाँ बिल्कुल, आदित्य L1 वो अभी सन अर्थ के L1 लेग्रांज पॉइंट पर मस्त बैठा है, जहां अर्थ का एटमॉस्फेयर उसका व्यू ब्लॉक नहीं करता। राइट। और इसके सूट इंस्ट्रूमेंट ने ना पहली बार सोलर फ्लेयर कर्नल की नियर यूट्रोवायलेट यानी NUV इमेज ली है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सोलर फ्लेयर तो हम जानते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होकर एक्सट्रीम एनर्जी छोड़ती है, पर ये जो एक कर्नल है ना, वही मुझे पूछना था कि ये कर्नल एक्चुअली में क्या है। ये फ्लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी द एग्जैक्ट स्पॉट जहां से वो इग्निशन शुरू होता है। इसकी स्टडी से हमारी स्पेस वेदर प्रेडिक्शंस काफी इंप्रूव होंगी। पर वेट, अगर आदित्य L1 ऑलरेडी वहां इतना अच्छा काम कर रहा है तो नासा अपना पंच मिशन क्यों भेज रहा है? आई मीन, पंच क्या नया कर रहा है? ये लंबा सवाल है, पर बेसिकली पंच 4 छोटे सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है जो लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। और आदित्य L1 डायरेक्ट लेयर्स दिखता है, पर पंच पहली बार पोलराइज लाइट का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, पोलराइज लाइट का क्या रोल है इसमें? इससे वो सोलर विंड्स और CMEs यानी कोरोनल मास इजेक्शंस का पूरा 3D मॉडल बनाएगा। आदित्य ओरिजिन दिखाएगा और पंच उस तूफान का रास्ता 3D में मैप करेगा। ओह, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर नासा की बात चली है तो मैं पाका सोलर प्रोब को कैसे भूल सकती हूँ? वो तो हिस्ट्री बना रहा है। सच में यार,
ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे तेज मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। पता है उसकी स्पीड कितनी है? लगभग 7 लाख किलोमीटर्स पर आवर। अनबिलीवेबल स्पीड है। और ये वीनस यानी शुक्र ग्रह की ग्रेविटी को यूज करके 7 बार सूरज के पास जा चुका है। अब तो सिर्फ 6.1 मिलियन किलोमीटर्स दूर रह गया है। सोचिए ये कैसा है, जैसे दिल्ली की एक्सट्रीम गर्मी में कोई बिना एसी के ठीक दोपहर में गाड़ी चलाए। वहां तो और भी बुरा हाल है। टेम्परेचर 1377 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो फिर ये सर्वाइव कैसे कर रहा है? पिघल क्यों नहीं जाता? इसको बचाने के लिए उसके आगे एक 11.43 सेंटीमीटर मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड लगी है। बस इतनी सी शील्ड? हाँ, और वो शील्ड अकेले इतनी हीट झेल लेती है कि पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल ठीक और ठंडे रहते हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है वैसे। अब सूरज की उस आग से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधा चांद की ठंडक पर चलते हैं। चंद्रयान मिशंस की याद दिला दी आपने। है ना? अपना चंद्रयान 3 और उसका विक्रम लैंडर, उस पर एक प्रोब लगा था चास्टे नाम का। उसने चांद की मिट्टी, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसमें 10 सेंटीमीटर अंदर तक अपने सेंसर्स डाले थे। राइट, और वहां से जो डेटा आया वो बहुत हैरान करने वाला था। हाँ, उसने नापकर बताया कि चांद की मिट्टी हीट को अंदर जाने से रोक लेती है, एकदम थर्मस फ्लास्क की तरह। सरफेस पर भले ही कितनी गर्मी हो, अंदर ठंडक रहती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पोलर रीजन्स के बाहर भी वाटर आइस हो सकती है ना? बिल्कुल, और इसी उम्मीद में इसरो अब 2027 के लिए चंद्रयान 4 प्लान कर रहा है, जिसका टारगेट है मून से मिट्टी का सैंपल वापस धरती पर लाना। और चंद्रयान 5 भी तो लाइन में है जापान के साथ, जिसमें एक 250 किलो का हैवी रोवर जाएगा। अपना प्रज्ञान तो बस 25 किलो का था। सही कहा। और इस एरिया में नासा भी एक्टिव है। उनका लूनार ट्रेल ब्लेजर स्पेसक्राफ्ट, जो एक डिशवॉशर के आकार का है, वो चांद पर पानी के सोर्सेस का नक्शा बनाएगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनीज भी पीछे नहीं है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट मिशन 1 चांद के मारे क्रीजियम इलाके में सीधा लैंड करने वाला दूसरा प्राइवेट मिशन बन गया है। हाँ, वो डस्ट मिटिगेशन और ड्रिलिंग की स्टडी करेंगे, क्योंकि चांद पर धूल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अदर प्लैनेट्स? जैसे अगर हम मार्स को देखें, वहां क्या चल रहा है? मार्स पर भी पास्ट के पानी के एविडेंस मिल रहे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर को अभी गेल क्रेटर में सिडराइट नाम का एक पत्थर मिला है, जो आयरन कार्बोनेट होता है। आयरन कार्बोनेट, इसका मार्स की हिस्ट्री से क्या लेना देना? ये बताता है कि वहां पानी था। ओ, जैसे अपने पुराने घरों की दीवारों पर सीलन के निशान रह जाते हैं ना। पानी चाहे सूख गया हो, पर निशान से पता चल जाता है कि यहाँ कभी दीवार में पानी था। सही पकड़ा। सिडराइट वही सीलन का निशान है जो बताता है कि मार्स पर कभी बहुत डेंस CO2 एटमॉस्फेयर और लिक्विड पानी था। दैट्स फैसिनेटिंग। पर इन सब जगहों पर जाने के लिए ठीक-ठाक गाड़ियों और पार्किंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, वही अगला बड़ा चैलेंज है। और यहाँ इसरो का स्पैडेक्स मिशन बहुत जरूरी हो जाता है, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सोचिए, 2 गाड़ियां आसमान में 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उड़ रही हैं, और उन्हें हवा में ही आपस में परफेक्टली जुड़ना है। ये डॉकिंग फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो या लूनर मिशंस। हमको आसमान में चीजें जोड़ना सीखना ही पड़ेगा। और इन भारी मॉड्यूल्स को उठाने के लिए इंजन्स का क्या स्टेटस है? वहां हम विकास इंजन और नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बीच ट्रांजिशन देख रहे हैं। विकास इंजन, जो विक्रम साराभाई जी का नाम पर है, UDMH और N2O4 फ्यूल यूज करता है, और उसका अभी रीस्टार्ट टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। रीयूजेबिलिटी के लिए, है ना? हाँ, लेकिन जो नया सेमी क्रायोजेनिक इंजन है CE2000, वो लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन यूज करेगा। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल? रॉकेट में मिट्टी का तेल कौन डालता है? ये तो बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी वाली बात हो गई, जो हमेशा अपनी गाड़ी के लिए सबसे सस्ता और ज्यादा माइलेज वाला ऑप्शन ढूंढता है। बात सस्ती की भी है और पावर की भी। केरोसिन इजीली मिलता है, और इस इंजन से 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है, जो हैवी लिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है। ओ, तो सस्ता भी और पावरफुल भी। तभी तो इसरो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल्स बना रहा है, और उनके लिए श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड भी बन रहा है ना? राइट, और श्रीहरिकोटा की लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। हाँ, वो फ्री पुश वाला लॉजिक। एग्जैक्टली।
जैसे धरती घूम रही है तो इक्वेटर के पास से रॉकेट को एक एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल जाता है। एग्जैक्टली। और उधर अमेरिका में देखिए तो ब्लू ओरिजिन ने अपना नया 320 फीट लंबा न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया है, जो 25 बार रीयूज हो सकता है। 25 बार? ये रीयूजेबिलिटी आगे चलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए गेम चेंजर होगी, क्योंकि मशीन्स तो तैयार हैं, अब इंसानों के जाने की बारी है। इसरो अपना गगनयान मिशन भेज रहा है 2025 में, जिसका व्योमित्रा रोबोट के साथ टेस्ट भी होने वाला है, और क्रू एस्केप का टेस्ट तो ऑलरेडी हो ही चुका है। और इसमें सबसे मजेदार ट्विस्ट पता है क्या है? इसरो ने पोएम4 प्लेटफॉर्म पर स्पेस में लोबिया यानी काउपी उगाया है। फार्मिंग स्पेस में अब एक नेसेसिटी बन गई है यार। बिल्कुल। सोचिए, अब स्पेस में भी राजमा चावल की तरह लोबिया चावल की महक आएगी। इंडियन खाना स्पेस में भी जरूरी है। और इंडियंस वहां जा भी तो रहे हैं। इसरो के गगनयान एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अब एक्सियम 4 प्राइवेट मिशन के जरिए ISS जा रहे हैं। 14 दिन का मिशन होगा और 60 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वहां। बस 14 दिन बोलकर गए तो वापस टाइम पे आ जाए, स्टारलाइनर वाली हालत ना हो जाए। सुनीता विलियम्स वाला केस। हाँ, बेचारी 8 दिन के लिए गई थी और 9 महीने के लिए वहां फंस गई। आखिर में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन ने उनको रेस्क्यू किया। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी रिश्तेदार के घर सिर्फ चाय पीने जाओ और अचानक वहां लॉकडाउन लग जाए। हाँ, एग्जैक्टली। स्पेस फ्लाइट्स हमेशा अनप्रेडिक्टेड होती हैं, पर कमर्शियल और टूरिज्म स्पेस फ्लाइट्स में क्रेज बहुत बढ़ गया है। जैसे केटी पेरी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड पर करमन लाइन के पार चली गई। ओह, उनका स्पेस टूरिज्म। और उधर स्पेसएक्स का फ्रॉम टू मिशन देखिए। ये इतिहास का पहला ह्यूमन फ्लाइट है जो सीधा नॉर्थ और साउथ पोल्स के ठीक ऊपर से गुजरेगा। ये आम इक्वेटोरियल ऑर्बिट से एकदम हटके है। बिल्कुल। इन सब चीजों से हम स्पेस को तो एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, पर अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी इंडिया पीछे नहीं है। जैसे पिक्सल का फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन, ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी HSI करता है। HSI बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ना? हाँ ना। आम सैटेलाइट सिर्फ फोटो खींचकर बताता है कि हाँ, वहां नीचे जंगल है, पर HSI एक फुल बॉडी MRI की तरह काम करता है। वो डिटेल में स्कैन करके बताएगा कि उस जंगल में उस पेड़ की तबीयत खराब है, वहां पानी की कमी है। बिल्कुल वैसे ही एडवांस मॉनिटरिंग ESA का बायोमास सैटेलाइट भी करेगा। अच्छा, वो क्या करेगा? वो P बैंड सार यूज करता है, जिसकी वेवलेंथ 70 सेंटीमीटर होती है। इससे वो जंगल के पत्तों के आर पार देखकर पेड़ों का असल वजन नाप लेगा, ताकि पता चले कि कार्बन कितना स्टोर हो रखा है। ओह वाओ, कार्बन मैपिंग के लिए। और नासा का स्फीयरिक्स मिशन भी तो है, जो 102 इंफ्रारेड कलर्स में पूरे यूनिवर्स का सबसे रंगीन 3D मैप बनाएगा, जिसका गोल है 14 अरब साल पुराने कॉस्मिक इन्फ्लेशन को पढ़ना और बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स की ढूंढ करना। इस सब सुनने में कितना ग्रैंड लगता है। इंसान स्पेस में जा रहा है, यूनिवर्स के नक्शे बना रहा है, पर एक सच्चाई ये भी है कि हम अपने पीछे बहुत सारा कचरा छोड़ रहे हैं। स्पेस डिब्री। अभी हाल ही में केन्या में आसमान से 500 किलो का स्पेस का कचरा आकर गिरा। ये स्पेस डिब्री का प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर ना, तो स्पेस में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। लोअर अर्थ ऑर्बिट से लेकर जियो तक हर जगह पुराने सैटेलाइट्स और रॉकेट पार्ट्स घूम रहे हैं। राइट। और जमीन पर गिरने पर कोई लायबिलिटी है क्या? वही तो मुद्दा है। जैसे 1978 में सोवियत सैटेलाइट कॉस्मोस 954 कनाडा में गिरा था, तब जाके लायबिलिटी की बात उठी थी। पर इंटरनेशनल लॉज अभी भी बहुत वीक हैं। कोई पक्का हर्जाना कानून नहीं है यूनिवर्सल। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई अपनी ऊपर वाली बालकनी से सीधा कचरा नीचे फेंक दे और किसी को पता ही ना चले कि किसने फेंका, क्योंकि कोई प्रॉपर रूल्स या कैमरास नहीं है। सही एग्जाम्पल है। पर एक तरफ हम यूनिवर्स को ऐसे कचरे से गंदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ यही यूनिवर्स कितना ब्यूटीफुल हो सकता है वो देखिए। अभी हाल ही में प्लैनेटरी परेड हुई थी। ओ हाँ, वो 7 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट। बिल्कुल। मर्क्यूरी से लेकर नेपट्यून तक 7 ग्रह एक परफेक्ट लाइन में आसमान में दिखे थे। सोचो नेचर का कैसा मजेस्टिक अलाइनमेंट था। और अगला ऐसा नजारा अब सीधा 2040 में आएगा। ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। कैसे? एक तरफ यूनिवर्स अपने आप को कितनी परफेक्टली और खूबसूरती से अलाइन करता है बिना किसी शोर शराबे के, और दूसरी तरफ हमारी तबाही। हम स्पेस एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, पर वहीं अपना कचरा भी फैला रहे हैं।
क्या हम असल में स्पेस में आगे बढ़ने की काबिल तब बनेंगे जब हम उसे उतना ही साफ और परफेक्ट रखना सीखेंगे जैसा वो ओरिजिनली था? चलिए आगे बढ़ते हैं।